नमस्कार। अटूट बंधन की पुस्तक लोकार्पण और चर्चा श्रृंखला की कड़ी में आज हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध साहित्यकार प्रज्ञा जी की कहानी संग्रह रज्जो मिस्त्री की। रज्जो मिस्त्री कहानी संग्रह यूं तो अगस्त में आ गया था, पर कोरोना के कारण निराशा का जो माहौल था और जो परिस्थितियां थी, उस कारण इस किताब पर उस समय बात नहीं हो पाई। और जैसा कि अच्छी किताबों पर बात जरूर होनी चाहिए, इस योजना के तहत हम लोगों ने रज्जो मिस्त्री का चयन किया है कि इस पर बात की जाए। और आज इस किताब पर बात करने से पहले मैं प्रज्ञा जी को इस किताब के लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रज्ञा जी। प्रज्ञा जी को मैं निरंतर पढ़ती आ रही हूँ और मैंने देखा है कि उनकी कहानियां, दिल को छूने वाली जो उनकी कहानियां होती हैं, वो पाठक को शिल्प के जंगल में नहीं भटकाती हैं, बल्कि उनकी कहानियां अपनी गहरी संवेदना सीधी सादी भाषा में और सीधे सादे शिल्प में गहरी संवेदना पाठक तक पहुंचाती हैं। उनकी कहानियां भी ऑब्जर्वेशन पे आधारित होती हैं और डीप ऑब्जर्वेशन किसी भी कथाकार का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है। हालांकि ऑब्जर्वेशन दो तरह का हो सकता है, एक तो परिस्थिति जन्य और दूसरा मन स्थिति जन्य। तो जहां तक मैंने महसूस किया है, वो परिस्थिति जन्य तो लिखती ही है, पर मन स्थिति पर उनकी गहरी पकड़ है और वो इस बात में पाठक को नहीं डुबोती है कि सूरज लाल से पीला हो गया, बल्कि उनकी कलम इस बात पे ज्यादा चलती है कि सूरज लाल से पीला होने में इंसान का मन कैसा हो गया। यदि कि वैसे इस कहानी संग्रह में मुख्य रूप से स्त्रियों के जीवन की छवियों की कहानियां ली गई हैं और इस कहानी संग्रह में उन्होंने स्त्री जीवन के स्वेटर को फंदा फंदा खोला है, एक एक गांठ खोलने का प्रयास किया है उन्होंने, जिसे स्त्री जीवन के तमाम दुख, तमाम विडंबनाएं और तमाम सकारात्मक पहलू को लेकर के आई हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्त्री जीवन की, तो मुझे याद आता है कि जब मैं 12-13 साल की थी, तो मैंने दीदी की गाइड से एक वो स्त्री जीवन पे निबंध पढ़ा था, जिसकी शुरुआत हुई थी अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, और उसका अंत हुआ था निबंध का सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियों में कि तुम सब कुछ हो फूल लहर बहगी तितली मंजारी, आधुनिके कुछ नहीं अगर हो तो केवल तुम नारी। तो ये जो आधुनिक स्त्री है, आधुनिक स्त्री वो है जो परंपराओं को तोड़ रही है। वो उस समय भी आधुनिक थी, आज भी कहा जाता है कि आजकल की लड़कियां ये परंपराएं तोड़ रही हैं, और उस समय जब मैं 12-13 साल की थी तब भी यही कहा जाता था। तो एक स्त्री को जिन कटघरों में बांधने की कोशिश की गई है, उन कटघरों को तोड़ती हुई स्त्री जब वो समानता की बात करती है, तो उसको फिर से कटघरों में बांध दिया जाता है। और ये कुछ कटघरे टूटे हैं, कुछ टूट रहे हैं और कुछ टूटेंगे, पर इन्हीं कटघरों में रखने के लिए स्त्री को अकेला कर दिया जाता है। और इसी की बताती हैं वो प्रज्ञा जी की कहानियां। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी हमारे वक्ता, वरिष्ठ आलोचक अरुण होता जी को, और उनको आमंत्रित करने से पहले उनका छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। आदरणीय अरुण होता जी का जन्म ओडिशा के सोनपुर जिले में हुआ। पिछले 3 दशकों से अध्यापकीय कर्म से संबद्ध हैं। आप भाषा विमर्श पत्रिका के संपादक हैं। हिंदी की तमाम प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में 150 से अधिक आलोचनात्मक लेख प्रकाशित और प्रशंसित हो चुके हैं। आलोचना के क्षेत्र में उनके योगदान हेतु साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश के अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना पुरस्कार, प्रथम गोपाल राय स्मृति सम्मान, लम्ही सम्मान आदि से सम्मानित हैं। समकालीन हिंदी कविता और कथा साहित्य की आलोचना में आपकी विशेष रुचि है। संस्कृत, ओडिशा, बंगला, नेपाली, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं के ज्ञाता प्रोफेसर होता ने अनुवाद के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। प्रमुख प्रकाशित कृतियां हैं ब्रजबुली की भाव संपदा, तुलनात्मक साहित्य, हिंदी और ओडिशा के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक हिंदी कविता, युगीन संदर्भ, कविता का समकालीन प्रमेय, समकालीन कविता, चुनौतियां और संभावनाएं, भूमंडलीकरण, बाजार और समकालीन कहानी आदि के अलावा एनवीटी और साहित्य अकादमी नई दिल्ली से कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। सृजन का आयतन, तिमिर से ज्योति जैसे अनेक पुस्तकों का संपादन कर्म विशेष रूप से चर्चित है। तो आप आगे, मैं चाहूंगी कि आदरणीय अरुण होता जी अपनी बात रखें।
आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आप। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, अभी आ रही है? हाँ जी, आ रही। जी, नमस्कार वंदना जी, और बहुत बहुत बधाई। रज्जो मिस्त्री पुस्तक की रचयिता, हमारे समय की महत्वपूर्ण कथाकार, जो पिछले एक दशक से निरंतर सक्रिय रचनाशील हैं, और उनकी रचनाएं जो हैं हमें बार बार प्रेरित करती हैं। बहुत चर्चित कथाकार हैं प्रज्ञा जी। आपको बहुत बहुत बधाई। और इस पुस्तक का सुंदर, सुरुचि और बहुत ही कायदे से, बहुत ही जी जान लगाकर पुस्तक का प्रकाशन करने वाले शिवना प्रकाशन सीहोर मध्य प्रदेश को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा। और खास तौर पर पंकज सुबीर जी की रुचि का इसमें बहुत ही सुंदर परिचय मिलता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रज्जो मिस्त्री स्त्री जीवन की विविध छवियों को लेकर लिखी गई कहानियां हैं, और इसमें कुल जमा 10 कहानियां हैं। प्रज्ञा को मैंने शुरू से पढ़ा है, उनकी पहली कहानी से लेकर आज तक उनकी तमाम प्रकाशित कहानियों से गुजरा हूं। सबसे अच्छी बात जो लगती है मुझे कि एक निरंतरता है, और मात्राओं में बहुत अधिक विश्वास नहीं करती हैं। पिछले 10 वर्षों में केवल, जहां तक मुझे याद है, 40 के आसपास की कहानियां हैं उनके पास। 40 की संख्या कम नहीं होती है। 2 उपन्यास हैं, और दोनों उपन्यासों में भी अभी हाल फिलहाल में जो चर्चित हुआ उपन्यास, उसके बारे में आप लोग जानते हैं, धर्मपुल्लाज। बहरहाल आज हम केवल बात करेंगे रज्जो मिस्त्री पर। जब समय होगा वंदना जी, आप स्वतंत्र हैं, आप हमें टोक दीजिएगा, क्योंकि मैंने इसकी प्रज्ञा जी का जो यह तीसरा संग्रह है, कहानी संग्रह रज्जो मिस्त्री, ये सभी कहानियां मैंने पढ़ी हैं, और इन कहानियां ये कहानियां मुझे बहुत ही पसंद आई हैं। केवल मैं ही नहीं, बल्कि प्रज्ञा के पाठक बड़े चाव से प्रज्ञा को पढ़ते हैं, प्रज्ञा की कहानियों को पढ़ते हैं। और बिल्कुल मैं इसे मजबूती के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि तकसीम को भी उसी ढंग से लिया, मन्नत टेलर्स को भी उसी ढंग से लिया, और यहाँ तक आते आते, रज्जो मिस्त्री तक आते आते हम लोग देखते हैं कि प्रज्ञा के कहानीकार का जो विकास किस रूप में हुआ है। तो रज्जो मिस्त्री, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये स्त्री जीवन से संबंधित कहानियां हैं, चाहे कथा संगठन की दृष्टि से हो, कथा भाषा की दृष्टि से हो, कथा रस की दृष्टि से हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मेरा अनुभव है, जो पाठकीय प्रतिक्रिया है, इसमें आपको एक रसता नहीं मिलेगी। जैसे ही हम स्त्री जीवन से संबंधित कहानियों की बात करते हैं, तो अक्सर ही एक मुहावरा जो पिछले 15-20 वर्षों से चला आ रहा है, स्त्री विमर्श, जिसको कि बहुत ही नेगेटिवली लोगों ने लिया है और अलग अलग ढंग से उसे इंटरप्रेट किया है। किसी ने कह दिया कि खाए पिए अघाए वर्ग की स्त्रियों की कहानियां हैं। तो उन तमाम इसमें स्त्री विमर्श से अधिक स्त्री प्रश्न अधिक हैं, और स्त्री विमर्श से अधिक स्त्री चिंतन अधिक हैं, और किसी एक वर्ग की स्त्रियां नहीं हैं, जैसे कि वंदना जी बता रही थी। संक्षेप में उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से इस कहानी संग्रह के बारे में बताया, रज्जो मिस्त्री की खूबी के बारे में बताया। तो स्त्री जीवन से कहानियां हैं, लेकिन विविध वर्गों की स्त्रियां हैं, और वे जो तमाम वर्ग हैं, उनकी भी कोई एक पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि
उनके जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य हैं, परिवेश हैं, वो हमारे सामने प्रस्तुत होकर आते हैं। यहाँ जैसे कि आप अगर देखेंगे, कहानी संग्रह में आएंगे तो कई जो पात्र हैं जिनसे आप रूबरू होंगे और कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। संजू, माया, खुशबू, रावी, रानी, मीनू, रूपल्दी, जीजी, अमृता, रेणुका और सबसे बड़ी बात है रज्जो मिस्त्री। तो ये जो यहाँ आपको क्या मिलेगा, महानगरीय स्त्री मिलेगी, शहरी स्त्री मिलेगी, कस्बाई स्त्री मिलेगी और देहाती स्त्री भी मिलेगी। यानी इन स्त्रियों के जो संघर्ष के भिन्न भिन्न रूप हैं, इन स्त्रियों का जो यथार्थ है, उन स्त्रियों के संघर्ष और यथार्थ को कथा के बहाने प्रज्ञा ने रज्जो मिस्त्री शीर्षक पुस्तक हमारे सामने रखी है। और ये इसमें आपको यह नहीं मिलेगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि स्त्री संबंधी कहानियां हैं, यानी जो महानगरीय जीवन में ये कोट अनकोट जो रेडिकल फेमिनिज्म या बोल्ड स्त्री, आप जिसे बोल्ड स्त्री कहते हैं, यानी बोल्ड स्त्री एक गलत ढंग से ही परिभाषित तो नहीं हुआ, बल्कि मैं कहूंगा कि हमारे दिमाग में जो एक कंसेप्ट बना रहता है कि बड़ा बोल्ड चित्रण किया है। नहीं, वो नंगई को हम बोल्ड चित्रण नहीं कह सकते हैं। और जो लोग नंगई को बोल्डनेस का पर्याय मान लेते हैं, उन लोगों को यहाँ निराश होना पड़ेगा, क्योंकि प्रज्ञा की तमाम रचनाओं से आप गुजरिए, कहीं भी आपको उस तरह की जो अवधारणा कुछ लोगों के मन में बनी हुई है कि बोल्डनेस का मतलब है श्लीलता की हद को पार कर अश्लीलता तक पहुंचकर और नंग धड़ंग चित्रण करना, वो बोल्डनेस प्रज्ञा के यहाँ नहीं है, क्योंकि प्रज्ञा की जो दृष्टि है इससे बड़ी है। यह जो दृष्टि है, यानी जो तथाकथित जो दृष्टि है, प्रज्ञा की दृष्टि इसलिए है बड़ी है क्योंकि उस तथाकथित दृष्टि में होता क्या है कि लोग चटकारे ले लेकर पढ़ेंगे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या 1 महीने तक, लेकिन उसकी लॉन्जिविटी नहीं रहती, यानी वो दीर्घकालिक रचना नहीं होती है, वो कुछ पलों के लिए होती है। लेकिन जीवन के जो शाश्वत मूल्य हैं और जीवन के जो महत्वपूर्ण तत्व हैं, वो सारी चीजें प्रज्ञा अपनी कहानियों में लेती हैं। यहाँ प्रेम भी है, समर्पण भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन श्रम भी है, संघर्ष भी है। अगर प्रेम है तो ईर्ष्या द्वेष भी है, घृणा भी है, मुक्ति की आकांक्षा भी है और जिजीविषा भी है। और सबसे अगर आप शुरुआती जो प्रज्ञा ने इस पुस्तक में जो शुरू में ही काम किया है, बोल की लब आजाद हैं तेरे, रज्जो मिस्त्री के प्रारंभ में ये फैज अहमद फैज की जो पंक्तियां उन्होंने कोट की हैं, बोल की लब आजाद हैं तेरे, बोल जुबान अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जान अब तक तेरी है। तो आज परिवार में, देश दुनिया में बहुत बड़ी एक समस्या है। समस्या तो क्या, मैं कहूंगा कि एक खतरा है, अभिव्यक्ति की आजादी का खतरा। बोलना, सवाल करना, पूछना मतलब ही हो गया है कि संकट को गले लगाना। तो उस स्थिति में एक कथाकार, एक रचनाकार क्या चाहती है कि स्त्री सवाल करे, स्त्री बोले, संकट का सामना करे। और जाहिर सी बात है कि सत्ता मतलब यहां मैं राजनीतिक सत्ता की बात नहीं कर रहा हूं, सत्ता किसी भी तरह की सत्ता क्यों ना हो, उसका स्वभाव होता है कि उससे कोई सवाल ना पूछे।
मैं टीचर हूं, अगर मैं जाहिर सी बात है कि सत्ता को बहुत अधिक तवज्जो देता हूं, तो मेरी क्लास में अगर किसी ने सवाल कर लिया तो कहाँ तो मुझे खुश होना चाहिए, मैं गुस्से में आ जाऊंगा। तो जो सत्तावादी होता है, सत्तावादी को सवाल पसंद नहीं होता। और ये जो जाहिर सी बात है कि इसका मतलब ये नहीं कि हम सवाल न करें, विरोध न करें, प्रतिरोध न करें। तो प्रज्ञात स्त्रियां इन तमाम कहानियों में यही काम करती है। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो स्त्री चिंतन या स्त्री विमर्श या स्त्री मुद्दों को लेकर आज तक जो काम हुए हैं, उनके डायमेंशन कुछ अलग हैं और इस किताब के डायमेंशन कुछ अलग हैं। मैं कहने का मतलब है कि स्त्री अस्मिता, स्त्री संघर्ष, स्त्री मुक्ति, स्त्री स्वप्न, स्त्री जीवन के यथार्थ, ये कभी एक रेखीय तो नहीं हो सकते, एक फॉर्मूले में आप इन्हें बांध नहीं सकते। इतना बड़ा देश है और इतने बड़े देश में इतनी तरह की विविधताएं हैं, तो जाहिर सी बात है कि मैं कहना यह चाहता हूं कि स्त्री अस्मिता, स्त्री संघर्ष, स्त्री मुक्ति, स्त्री स्वप्न, स्त्री जीवन के यथार्थ को रज्जो मिस्त्री समृद्ध करती है। यह संग्रह संपन्न करता है, उसमें एक अध्याय जोड़ रहा है। इस ढंग से इस पुस्तक को मैं देखने के लिए आप लोगों के सामने अनुरोध रखता हूं। कुछ कहानियों के बहाने में अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। जैसे निम्न मध्य वर्गीय परिवार की स्त्री है, स्त्री तो क्या तरुणी है, संजू। वो अपने तमाम जो सपने हैं वो संजोकर अमृतसर से दिल्ली के स्कूल में 11वीं में पढ़ने आती है और 12वीं पूरी न करते करते वो बहुत ही एक उच्च वर्गीय परिवार में जो नशेड़ी है, ड्रग एडिक्ट है, कुलदीप से उसका विवाह हो जाता है। ध्यान दीजिए, यहां तरुणी यानी युवा वर्ग की स्त्री की चिंता है। साथ ही साथ पंजाब में जो युवा वर्ग नशे के उसमें आकर जिस प्रकार से अपना सब कुछ बर्बाद कर रहा है, उस पर भी कवि रचनाकार का ध्यान है। और फिर आगे बात चलती है। जाहिर सी बात है कि तरुणाई में जो सपने देखे गए थे, उसके सारे सपने चकनाचूर होते हैं। ससुराल में उसे लांछन मिलता है, अपमान मिलता है, निर्यातन मिलता है, उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है और अंततोगत्वा पति को आत्महत्या करने के लिए उकसाने के जुर्म में, जबकि जो कि उसने किया नहीं था, और उसके विरुद्ध में एफआईआर दर्ज किया जाता है, उसकी गिरफ्तारी होती है, जेल की जिल्लत उसे भोगनी पड़ती है, बच्चों को उससे छीन लेने का एक प्रयास किया जाता है। और ये जो बातें हो रही हैं, अगर आप थोड़ा सा अपनी आंखें खुली रखेंगी तो अपने परिचितों में, अड़ोस पड़ोस में ये घटनाएं घटित हो रही हैं। तो जैसे कि वंदना जी कह रही थी कि इनका जो अनुभव का क्षेत्र है, ये बिना अनुभव की रचना नहीं करती हैं प्रज्ञा, जहां तक मैंने पढ़ा है। और वो अनुभव भी जो जीवन का अनुभव है, उस जीवन के अनुभव को जो आंखों से देखा हुआ है, उसे वो कथा के सूत्र में पिरोने की कोशिश कर रही होती है। तो अगर हम मौसमों की करवट में जाते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि इसी कहानी में संजू वो चुपचाप नहीं रहती है,
बल्कि वह भी आवाज करती, मतलब वह अपना विरोध करती है। बस और नहीं पापा, मुझे तलाक चाहिए। नहीं रहा जाता उस जेल में। और पूरी की पूरी कहानी की जो बुनावट है, या ये कह लीजिए ना कि कहानी का जो सौंदर्य है, ये संजू के इस वक्तव्य में है। यानी संजू अपनी हार नहीं मान रही है और ससुराल वालों से अपने बच्चों और अपने वाजिब हक की लड़ाई के लिए उसकी जो प्रखर आवाज है वह सुनाई पड़ रही है। उसका संकल्प आ रहा है, उसका संघर्ष आ रहा है। कहानी से गुजर कर पाठक कहानीकार को इन तमाम तरह की चिंताओं से परिचित होता है। हमारी समाज व्यवस्था में आज स्त्री को लेकर जो सड़ी गली मान्यताएं आज भी मौजूद हैं, जो रूढ़ियां मौजूद हैं, उन तमाम चीजों को इस एक छोटी सी कहानी कह सकते हैं। मैं छोटी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत लंबी कहानी, सोकल्ड लंबी कहानी नहीं है ये, लेकिन एक बड़ा परिप्रेक्ष्य है, एक बड़ा संदर्भ है। तो बहुत सारी चीजें हैं कि क्यों उसके माता पिता करते हैं। एक एक जाहिर सी बात है कि उन तमाम चीजों में हम नहीं जाते हैं, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी समाज व्यवस्था का जो यथार्थ है उसे प्रज्ञा बिल्कुल ही सटीक और बड़े रोचक तरीके से शिद्दत के साथ अपनी कहानी में प्रस्तुत करती है। जब भी हम इनकी कहानियों को पढ़ें तो कथाकार की चिंता क्या है, उसके सरोकार क्या है, वह किन चिंताओं से उत्प्रेरित होकर, या उसकी कथा दृष्टि क्या है, रचना दृष्टि क्या है, उसे यदि हम ध्यान में लाएं तो पाएंगे कि सचमुच कथाकार का उद्देश्य कथा सुनाना नहीं होता है, बल्कि वह अपनी कथा दृष्टि के माध्यम से हमें सजग कर रहा होता है और अपनी चिंताओं से वो अपनी चिंताओं को वह अपनी चिंताओं से मिलाने का प्रयास कर रहा होता है। इस तरह से कहानी को मैंने पढ़ा, जो संजू के मार्फत से हम जान सकते हैं। एक दूसरी महत्वपूर्ण कहानी मुझे लगी परवाज। इसे आप कैंपस राइटिंग की दृष्टि से भी देख सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन फिर निवेदन है कि इसे आप कैंपस राइटिंग तक सीमित नहीं कर सकते। जो खुशबू है उन तमाम लड़कियों का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे सामने आती है जो निहायत गरीब परिवार से आती हैं। देखिए, जो आर्थिक वर्ग है यहां बदल गया। कहां संजू ठीक है मध्यवर्गीय परिवार से आती थी, लेकिन खुशबू, उसका जो सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य है, परिप्रेक्ष्य है, वो भिन्न है। और मैंने एक चीज हमेशा आप मार्क करेंगे कि प्रज्ञा के किसी भी संग्रह में आप विविधताएं अवश्य पाएंगे, और ये विविधताएं रहती हैं तो जाहिर सी बात है कि रचनाकार की शक्ति और उसके सामर्थ्य का भी पता चलता है। एक रसता, एक आयामिता प्रज्ञा के रचना संसार का गुण नहीं है। बहरहाल हम लोग परवाज की बात कर रहे थे, तो तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद ये जो खुशबू है उसके मन में जो सपने हैं कि मैं उड़ना चाहती हूं मैडम बहुत ऊपर, 7 आसमान की हद से कहीं ऊपर, 8, 9, 10 आसमान पार। पर इस तरह का कुछ कहती है कि मेरे पंख जो है मुझे कुछ घंटों के लिए अगर मिल जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि मेरी जो उड़ान है भले ही इस कॉलेज तक है, लेकिन उसके बाद भी वो उड़ान जारी रहेगी। तो प्रज्ञा खुद एक शिक्षक हैं और
शिक्षक की जो भूमिका होती है, अगर इसे हम जान लें तो भी बहुत बड़ी बात होगी कि वो क्लासरूम तक सीमित नहीं होनी चाहिए। अगर वो क्लासरूम के बाहर भी कुछ थोड़ा-सा समय निकाल कर खुशबू जैसी लड़कियों के सपने को पूरे करने के लिए कुछ प्रयास करता है शिक्षक, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, अपनी ऊँची उड़ान भरने में हम उनके मददगार साबित हो सकते हैं। उनके पास जो हिडन टैलेंट है, उसे हम उद्घाटित कर सकते हैं। नई पीढ़ी में जो आत्मविश्वास है, उसे हम जगा सकते हैं और इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसी नाटकीयता है। पूरी कहानी में मतलब एक अद्भुत जो चौंका देने वाली, चमत्कृत कर देने वाली कहानी में विलेन के तौर पर जो बाप आता है और क्लाइमैक्स में पहुंचते-पहुंचते कहानी वो हीरो साबित हो जाता है। तो ये जो स्टाइल है, ये स्टाइल इस कहानी को बहुत ऊंचे हद तक ले जाती है और अचानक वो नहीं होता है। वो कहता है बाप कि बहुत प्यारी है मेरी खुशबू, उसे सुखी देखना मेरा सपना है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें करता है, जबकि वो उसका सगा बाप भी नहीं है। तो स्त्री जीवन की जो त्रासद स्थिति है, उसमें हमेशा पुरुष की भूमिका बुरी होती है, ऐसा मानना गलत है प्रज्ञा की दृष्टि में। प्रज्ञा कहती है, यानी प्रज्ञा का कथाकार कहता है कि हमेशा स्त्री जीवन की त्रासद स्थिति के लिए पुरुष की भूमिका बुरी नहीं होती, वह सहायक भी बन सकता है पुरुष। स्त्री विमर्श और स्त्री उत्थान का वह पैरोकार भी बन सकता है पुरुष, क्योंकि प्रज्ञा की दृष्टि में पुरुष या मर्द स्त्री विरोधी, सभी पुरुष और मर्द स्त्री विरोधी नहीं होते हैं और प्रज्ञा जो है यानी कथाकार जो हैं, वह पुरुष या मर्द का विरोध नहीं कर रही हैं। उनका विरोध है तो मर्दवादी सोच से है। और इस कहानी की सबसे बड़ी बात मुझे जो लगी, इसकी संवाद धर्मिता। एकदम संवाद धर्मिता से ये कहानी पूरी तरह से हमारे सामने प्राणवंत होकर, जीवंत होकर उभर कर आ जाती है। तीसरी कहानी में जब हम आते हैं तो अक्सर जो है हम कुछ सोचते हैं और जो हमारा देखा हुआ होता है वो कितना अपूर्ण है और जो उस और आधा देखे हुए को हम किस तरह से सोच लेते हैं कि यही असलियत है, उस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी प्रज्ञा ने लिखी है और वो बहुत ही बहुत ही प्रभावशाली कहानी है, तस्वीर का सच। और इस कहानी में कहानी के केंद्र में जो पात्र है रानी दीदी, सचमुच उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। इतनी अच्छी तरह से उसके चरित्र और उसके व्यक्तित्व को कथाकार ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि बिल्कुल आप सोचेंगे कि ये जो रानी दीदी है, जो कि हर काम में निपुण है, हंसमुख है, सबका ख्याल रखने वाली है, अपने पति राम प्रकाश से उसका कैसा संबंध है, और जाहिर सी बात है कि वो नौकरी तो छोटी ही करता था, कौन, राम प्रकाश, लेकिन अहंकार और क्रोध का वो बहुत बड़ा अधिकारी था।
और उस अहंकारी और क्रोधीपति की बात रखना रानी दीदी अपना परम कर्तव्य समझती है। शुरू कहानी के प्रारंभ, अंत तक भी कह सकते हैं, और अंत में जाकर प्रज्ञा की कहानियों की एक खूबी है कि उस कहानी के अंत तक आते आते आपको लगेगा कि एक प्रज्ञा का जो कथाकार है किस रूप में एक ऊंची छलांग लगाता है। रानी दीदी के चरित्र के बारे में आप जैसे जानेंगे, धीरे धीरे परिचित होंगे, तो आपको कभी कभार ये भी लगेगा कि यार ये कैसी है, न कहीं विरोध कर रही है, न प्रतिरोध कर रही है, उस पर अत्याचार हो रहा है, वो पितृसत्ता की कठपुतली कहीं ना कहीं बनती जा रही है, वो सत्ता के सामने अपने को स्वाहा कर दे रही है। यद्यपि राम प्रकाश अभी कभी भी उससे सीधे मुंह बात नहीं करता है, बावजूद उसके रानी दीदी अपने चेहरे पर कोई सिकन तक नहीं आने देती है। बीमार पड़ी रहती है तो उसका कोई ढंग से इलाज तक नहीं होता है। तंत्र मंत्र, जादू टोना सब कुछ उस पर चलाया जाता है। तो ये कैसा कैरेक्टर है? आपको लगेगा कि प्रज्ञा आपको जो है 16th 14th 15th 16th सेंचुरी में आपको लेकर चली गई क्या? नहीं, वो तो दिखा रही है, लेकिन दिखाने का क्रम ये नहीं है। ऐसा कभी ना समझें कि ये जो रानी दीदी है, ये पात्र जो है, जो जैसे आप लोगों ने अभी सुना, जैसे उसका कैरेक्टराइजेशन होता जा रहा है, कहानी के अंत में आएंगे तब आप जो है अंदर से पुलकित होंगे, क्योंकि पितृसत्ता की जो चालाकियां हैं, उसकी जो कारगुजारियां हैं, वो सब समझ रही थी। और अंतिम वाक्य, जीवन भर पति से शिकायत न करने वाली रानी दीदी की तस्वीर, ध्यान दीजिए, रानी दीदी अब रही नहीं, रानी दीदी की तस्वीर आज उनकी कारगुजारियों पर मुस्कुराए जा रही थी। और इसके आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इस मुस्कुराहट में ही बिना कहे सब कुछ कह देने की ही बात प्रज्ञा का कथाकार कर देता है। अद्भुत, मतलब ये कहानी भी जब मैंने पढ़ी तो मुझे इस तरह से हमारे सामने चीजें खुलती चली गई। मैंने इस तरह की कहानियां नहीं पढ़ी थी। इसी तरह आप दो कहानियों को अगर एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे, जैसे एक तरफ इमेज है और दूसरी तरफ बतकुच्चन है, इन दोनों को जब हम मिलाकर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कहानीकार की विलक्षणता क्या है। इमेज में एक कैरेक्टर है रूपल दी, और बतकुच्चन में दीदी है और छोटी है। इनके जीवन के तमाम संदर्भों को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया गया है, और बतकुच्चन में रागात्मक संबंध के चित्र है। परिवार में जो नाते रिश्ते कितने महत्व के होते हैं, कितने नाजुक होते हैं, बीच बीच में टकराव भी होते हैं, मनोमालिन्य की स्थितियां आती हैं, क्षणिक क्रोध की स्थितियां आती हैं, नाराजगियां बढ़ती हैं, लेकिन संबंध, और प्रज्ञा बात कर रही है 2021 में किसकी? संबंध की, रागात्मक संबंध की। उस स्थिति में बात कर रही हैं जब हम एक ही छत के नीचे रहकर भी उससे वंचित हो रहे हैं, और हमें इस भूमंडलीकृत समाज में, बाजारवादी अर्थव्यवस्था में, जब मनुष्य व्यक्ति में तब्दील हो गया है, उस समय यदि कथाकार रागात्मक संबंध को लेकर चिंतित है तो जाहिर सी बात है कि हमें उसकी कथा दृष्टि का
जो है संकेत मिल जाता है। दूसरी तरफ पार्लर चला रही रूपल दी, किस किस से संपर्क नहीं है उसका, विधायक से संपर्क है, राजनीति में रुचि है ना, गरीब है, बेसहारा लड़कियों के लिए सिलाई कढ़ाई आदि की तालीम देने की जो व्यवस्था है, व्यवस्था करने का ढोंग करती है, शक्ति नामक एक संस्था खोलती है, उच्च वर्ग की महिलाओं से चंदा इकट्ठा करती है, गरीबों का शोषण करती है, और अंत में उसे जब लग रहा था कि विधायकी मिल जाएगी, उसे टिकट मिल जाएगा, लेकिन विधायक की पत्नी को ही टिकट मिलता है। और जो कहानीकार है यानी प्रज्ञा, विधायक और कथावाची का नीता के पति अनुराग का स्त्री विरोधी स्वर को जबरदस्त ढंग से उकेरा है, उद्घाटित किया है। तो रूपल दी में जो गुण हैं या उनकी जो सीमा है या उनके जो दोष हैं, प्रज्ञा की ये एक खूबी है कि सब कुछ अच्छा स्त्री का सब कुछ अच्छा ऐसा नहीं दिखाती है। दोनों कहानियों में आप देखेंगे उसकी जो कमजोरियां हैं। यहाँ इस कहानी में आप देखेंगे कि वो शालिनी नाम की जो सहायिका है उसके मार्फत से रूपल दी का चरित्र आता है, और बदकुचन में तो दोनों दीदी और बहन की जो बीच में जो संवाद हो रहा होता है उसमें तो आप देखेंगे ही। तो इस दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो दोनों कहानियां दो संदर्भों में होने पर भी कहीं ना कहीं जो स्त्री जीवन से जुड़ी हुई कहानियां ही नहीं बल्कि संबंधों के निर्वहन में, संबंधों में जीने के मामले में स्त्रियां कितनी उन्नत हैं, कितना उत्तम है, और स्त्री जीवन की दुर्बलताओं को बिना छिपाए कथाकार ने ये कहानी रचकर सचमुच उसने साहसिकता का परिचय हमारे सामने दिया है। बहुत सारी कहानियां हैं, सब पर नहीं बात करूंगा। हम पंकज जी को भी सुनेंगे, सुबीर जी को, पंकज सुबीर जी को भी, बस दो चार बातें और करके, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें ये सीखना चाहिए, जानना चाहिए कि हम दूसरों को भी सुने। बहरहाल एक बहुत जरूरी कहानी है, धर्रा कपनी धर्मशाला। इसमें वर्गीय चेतना और जो वर्गीय संघर्ष है, ग्लोबल होती दुनिया में खाए पिए अघाए वर्ग के लोगों के दिल में किस तरह से संकीर्णताएं आ गई हैं। निरंजन या सौरभ, इन पात्रों के माध्यम से फुल टाइम मेड जो है अमृता, उसका आर्थिक शोषण कर रहे होते हैं, लेकिन समाज के सामने ये धाक जमाते हैं कि वो कितने बड़े हैं, कितने पुण्य का काम कर रहे हैं। यानी ये जो तथाकथित उच्च मध्य वर्ग है, और आजकल यही जमाना है ना, यही जमाना चल रहा है, क्योंकि मैं मानता हूं कि प्रज्ञा अपनी कहानियों में हमेशा अपने समय और समाज के प्रति ईमानदार बरतते हुए कहानी रचती है। और यह जो वर्ग है कि धर्मात्मा बना हुआ है और क्या एक जो गरीब लड़की का या स्त्री का भला कर रहा है, ये जो दिखाता है उस पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी है। ये बताना थोड़ा मुश्किल है कि इस वर्ग ने ये जालसाजी और उल्टा प्रचार हमारे राजनेताओं से सीखा है या राजनेताओं ने इनसे सीखा है। ये रिसर्च का टॉपिक हो सकता है, खैर उसमें नहीं पढ़ेंगे हम।
जाहिर सी बात है कि जब हम ये चीजें हमारे सामने रखते हैं, जब का प्रज्ञा की ये कहानी पढ़ते हैं, तो हमें जो एहसास होता है, मुझे जो लगता है कि प्रज्ञा ने इस कहानी के माध्यम से अपने समाज में, अपने देश में जो अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, और उससे भी बड़ी बात है, समाज जो एक पूरे खोखलेपन के साथ जी रहा है, उस खोखलेपन को उभारा है। अमृता को काम से निकाल दिया गया, ठीक है, लेकिन उसे झूठी और मक्कार कहना जो कि वो थी नहीं, तो वो केवल अमृता का अपमान नहीं है, बल्कि एक मनुष्यता का अपमान है, मनुष्य का अपमान है, मनुष्य जाति का अपमान है, क्योंकि उसने जिस हिसाब से सेवा दी थी और उसकी आइडेंटिटी को इस तरह से डिस्प्लेस कर देना, डिमीन कर देना, जाहिर सी बात है कि एक बड़ी चिंता का विषय है। और उलझी यादों के रेशम, बहुत महत्वपूर्ण कहानी। धार्मिक उन्माद के माहौल में स्त्री जीवन की इच्छाओं को छीन लेना और बदलते परिदृश्य में वृद्धों का अचानक गायब हो जाना। आप पाप, तर्क और प्रायश्चित और उलझी यादों की रश्मि इन कहानियों के माध्यम से जान सकते हैं। उलझी यादों की रेशम कहानी की एक बड़ी खूबी जबरदस्त गतिशील भाषा, यानी प्रवहमान भाषा, और इतनी रोचक है कि पूरी कहानी में हम एक पाठक जो है मोहित हो जाता है, पूरी कहानी से गुजरकर जीवंत कहानी प्रतीत होती है। अतीत और वर्तमान, कल्पना और सुंदर, इनकी इतनी अच्छी आवाजाही होती रहती है कि पाठक जो है अपने आप से चकित हो जाता है। यहां भी आप देखेंगे संबंधों की उष्मा और प्रगाढ़ता को बहुत महत्व प्रदान किया गया है, जबकि कहानीकार के समय और समाज में नाते, रिश्ते, जैसे कि मैंने बताया, कितने बौने और ठिंगने होते जा रहे हैं। इसमें आप वृद्ध विमर्श भी पाएंगे, लेकिन फिर निवेदन है कि इस कहानी को वृद्ध विमर्श तक सीमित करके न पढ़ी जाए। भरे पूरे परिवार में होने पर भी अकेलेपन की त्रासद स्थितियों में पापा को वृद्ध आश्रम में अपनी अंतिम सांसें छोड़नी पड़ती है, और पापा के गुमशुदा होने से लेकर आश्रम में मृतकों की सूची में उनका नाम होने तक की कथा को इतनी काव्यिक भाषा में अभिव्यक्त करने की जो शक्ति है, इसलिए प्रज्ञा विशेष प्रशंसनीय है कहीं भी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि इस कलात्मकता के चलते सामाजिक यथार्थ को उन्होंने छोड़ दिया। बहुत ही मतलब ये मैं तो कहूंगा कि इन्हीं सब विशेषताओं के चलते समकालीन कथा पीढ़ी से प्रज्ञा की अलग हैं, महत्वपूर्ण हैं, भिन्न हैं, और वो अपनी अनन्यता सिद्ध करती हैं। बहुत सारी कहानियां हैं, सब में और नहीं जाऊंगा। रज्जो मिस्त्री के बारे में आप लोगों ने, रज्जो मिस्त्री कहानी आपने पढ़ी होगी, बहुत चर्चित कहानी है, और सर्वाधिक इस पूरे संग्रह में सबसे अधिक प्रभाव उत्पादक कहानी अगर कोई है तो, मतलब सभी कहानियां प्रभावोत्पादक हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रभावोत्पादक कहानी रज्जो मिस्त्री है। मिस्त्री का काम पुरुष करते हैं जनरली हमारे समाज में, और रज्जो उसी काम में निपुण हो जाती है। इसलिए ये जो लोग कहते हैं कि ये मर्दों का काम है,
प्रज्ञा कहती हैं कि नहीं, क्योंकि चाहे वो उसका भाई हो, रज्जो का भाई हो या अन्य कोई मिस्त्री हो, उनसे बहुत अधिक सुंदर ढंग से काम जो है संपन्न करती है रज्जो। इसके मार्फत से प्रज्ञा कहती है कि स्त्रियां किसी भी काम में कमतर तो नहीं। हालांकि यहाँ भी मर्दवादी व्यवस्था जो है स्त्री में ये हुनर देखना नहीं चाहती। पितृसत्तात्मक तंत्र को एक समुचित जवाब देने वाली कहानी है रज्जो मिस्त्री। स्त्री सामर्थ्य और स्त्री श्रम, स्त्री स्वप्न, स्त्री मुक्ति आदि को स्थापित करने वाली है ये कहानी। और सबसे बड़ी खूबी इस कहानी की कि एक अंतरधारा कहानी के शुरू से लेकर अंत तक, गरीबी है, पीड़ा है, निर्यातन है, कष्ट है, लेकिन एक अंतरधारा पूरी कहानी में जो प्रवाहित होती है वह प्रेम और विश्वास की। ये कहानी की सबसे बड़ी खूबी है। रज्जो स्त्री बने रहकर अपने स्वप्न को पूरा करना चाहती है। उसे पुरुष बनने की कोई चाहत नहीं है, न ही पुरुष बनना वो बनने का प्रयास करती है। कोरोना काल में मजदूर जीवन की त्रासदी को लेकर भी रज्जो के माध्यम से वो चित्रण किया गया है। और रज्जो मिस्त्री कहानी के बारे में इसलिए मैं ज्यादा नहीं डिटेल में जा रहा हूं, क्योंकि इस कहानी ने हिंदी के कई कथालोचकों की दृष्टि को आकर्षित किया है। तमाम पत्र पत्रिकाओं में इसकी बड़ी तारीफ हुई, बड़ी प्रशंसा हुई है, और वो प्रशंसा अहेतुक नहीं है। और यह इसलिए रज्जो मिस्त्री शीर्षक जो है मुझे इसलिए बहुत ज्यादा प्रभावशाली लगा। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रज्ञा की कहानियां निराशाओं के बीच जिंदगी के तारों को जोड़ने का काम करती है। साधारण से दिखने वाले लोगों की असाधारण जिजीविषा को प्रकट करती है। स्त्री जीवन के इकहरेपन को तोड़ते हुए स्त्री जीवन के विविध संदर्भों और परिप्रेक्ष्यों में स्त्री की अलग अलग छवियों को प्रज्ञा इस संग्रह के मार्फत से रूपायित करती हैं, और हमेशा उनकी दृष्टि इस रूपायन में यथार्थवादी ही रही है। तो जाहिर सी बात है कि प्रज्ञा का यह तीसरा कहानी संग्रह रज्जो मिस्त्री उनकी कथा दृष्टि और उनकी स्त्री दृष्टि का सुंदर परिचय देता है। इसलिए उम्मीद करूंगा कि आप रज्जो मिस्त्री पढ़ें, और मेरा जो दावा है कि जो स्त्री विमर्श है, आप देखेंगे कि इसके आयतन को थोड़ा और अधिक व्यापक बनाने में रज्जो मिस्त्री कथा संग्रह का एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। यह मेरी गुजारिश है। बहुत बहुत बधाई प्रज्ञा को, आभार वंदना जी को, अटूट बंधन को, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा शिवना प्रकाशन सीहोर मध्य प्रदेश को कि प्रज्ञा का स्त्री संबंधी जो प्रज्ञा की स्त्री संबंधी कहानियों को लेकर आपने जो एक संग्रह प्रकाशित किया बड़ी सुरुचिपूर्ण ढंग से, इसके लिए भी धन्यवाद के पात्र हैं शिवना प्रकाशन के हर्ता कर्ता यानी उसके सर्वस्वताधिकारी। आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आवासी दुनिया से जुड़े हुए
आवासीय दुनिया के मार्फत से जुड़े हुए साथियों के प्रति भी नमस्कार अर्पित करते हुए मैं अपना वक्तव्य यहाँ समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार आपका। आपने इतनी अच्छी तरह से हर कहानी को खोला और हम लोगों की भी कथा दृष्टि विकसित करी है। और सही कहा आपने कि प्रज्ञा जी की कहानियों में कहीं भी निगेटिविटी नहीं होती। कहीं पे कहानी अगर दुखांत भी हो रही है तो वो कहानीकार का वो मंतव्य होता है कि ये कहानी दुखांत रह गई, लेकिन इस कहानी के आगे की कड़ी को स्त्रियों को सुखांत करना है, और जहाँ सुखांत हो रही है सकारात्मक है वहां उस मशाल को आगे थाम करके चलना है। और जैसा कि प्रज्ञा जी अपनी कहानी के संग्रह की शुरुआत में फैज अहमद फैज को लाती हैं, बोल की लब आजाद है तेरे, बोल जुबां अब भी तेरी है, तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, बोल की जान अब भी तेरी है। वो स्त्री को बोलने का हक देने की बात कहती हैं, परंतु मुझे इस कहानी संग्रह में कहीं ना कहीं कैफ की वो कैफियत दिखाई देती है, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, मैं जिस आग में जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे। ये कैफियत मुझे इसलिए दिखाई दी क्योंकि ये कहानियां पुरुष विरोधी बिल्कुल भी नहीं है, और ये कहीं ना कहीं ये स्त्री विमर्श की बात नहीं करती हैं, कहीं पुरुष विरोध की बात नहीं करती हैं। ये कहानियां कंडीशनिंग की बात करती हैं, जिसमें मैं दो कहानियों को विशेष रूप से लेना चाहूंगी। एक तो कहानी है प्रेम और दूसरी परवाज। प्रेम कहानी में प्रेम दो फ्रेम लेकर के वो आती हैं, और दोनों फ्रेम एक बिंब है जो ये बताते हैं कि किस तरह से कंडीशनिंग हो रखी है। एक प्रेम है उस लड़की का, कहानी की नायिका रीवा का, जिसमें वो अपनी दादी, अपनी माँ और अपनी मौसी के साथ बैठी हुई है, और दूसरा फ्रेम है नायक का, जतिन का, जिसमें उसकी माँ उसके पिता के साथ फ्रेम में है, लेकिन माँ पिता के बगल में नहीं बैठी है, जगह है बगल में, फिर भी वो पिता के बगल में ना बैठकर खड़ी हुई है। बड़ा होता हुआ जतिन ये सोचता है कि ये माँ तुम बगल में क्यों नहीं बैठी हो। वो कहती है जब मन में ही बगल में जगह नहीं है तो बगल में कैसे बिठाती। लेकिन बड़ा होता हुआ जतिन ये बार बार देखता है कि पिता जो उसको बगल में बैठने का माँ को अधिकार नहीं देते हैं, वो ये चाहते हैं कि जब वो बीमार पड़े तो उसकी माँ के जीवन से भी सारे रंग, सारे स्वाद, सारी खुशियां निकल जाएं। और वो अपनी माँ को इस तरीके से देखता है। वो एक बदला हुआ पुरुष है जतिन, जो चाहता है कि वो आगे जो भविष्य में उसका उसकी पत्नी के साथ एक प्रेम बने, और यहाँ माँ भी वही चाहती कि उसका उसकी बहू के साथ जब बेटे और बहू का जो प्रेम बने उसमें बहू बगल में बैठे, बराबर से बैठे। लेकिन अब समस्या ये है कि लड़की की भी कंडीशनिंग है। यहाँ पर प्रज्ञा जी एक नई चीज लाती है कि कंडीशनिंग केवल पुरुष की नहीं है, कंडीशनिंग स्त्री की भी है, और वो स्त्री की कंडीशनिंग ये है कि वो उस प्रेम से नहीं निकलना चाहती, सब कुछ हंसी खुशी हो जाए। ये चीज तब तक नहीं होगी जब तक लड़की अपना फ्रेम तोड़ करके जतिन के फ्रेम में नहीं आ जाएगी, और वो फ्रेम तोड़ती नहीं है, क्योंकि उसको फ्रेम तोड़ने दिया नहीं जाता, जिसके लिए उसको घर में अकेला कैद किया जाता है। पर वो फ्रेम एक लड़की को ही तोड़ना है, और उसकी कंडीशनिंग भी यही है कि वो विश्वास नहीं कर पाती कि कोई पुरुष ऐसा भी हो सकता है जो खाना बनाए उसके लिए, या कहे तुम अपने दोस्तों के साथ घूम के आ जाना और फिर इसके बाद मैं खाना बना करके रखूंगा। वो उस फ्रेम पर विश्वास नहीं कर पाती जो जतिन बनाता है। तो ये दो फ्रेमों की जो टकराहट इस कहानी में दिखाई देती है, और ये लेकिन किसी भी स्त्री को अपने उस पूर्वाग्रह के फ्रेम से निकल करके एक नए पुरुष के साथ के फ्रेम में जाने के लिए यात्रा उसको खुद ही तय करनी पड़ेगी, उसका संघर्ष उसे करना पड़ेगा, और कंडीशनिंग उसकी भी है। इसी तरह से दूसरी कंडीशनिंग यहाँ पर वो दिखाती है कि समाज की कंडीशनिंग है। वो परवाज कहानी में लेकर के आती हैं कि जहाँ पर पिता दोषी दिखाया जाता है, इसलिए दिखाया जाता है जबकि पिता अच्छा है, लेकिन दोषी इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि अगर पिता को दोषी दिखाएंगे तो समाज विश्वास कर लेगा कि हाँ पिता बुरा हो सकता है, माँ बुरी हो सकती है, माँ रोक रही है, माँ अच्छी लड़की के माध्यम से किसी को रोक रही है और कह रही है कि नहीं अच्छी लड़की के फ्रेम में जड़ना चाहती है, तो समाज विश्वास नहीं करेगा। इसलिए जानते हुए भी पिता को बुरा दिखाया जा रहा है, जो कि पिता वास्तव में बुरा नहीं है। तो ये जो दो कंडीशनिंग की बात उन्होंने करी है, जहाँ पर वो बिल्कुल वास्तविकता को रखती हैं। ज्यादातर कथाकार ये बात नहीं लाते हैं कि स्त्रियों की भी कंडीशनिंग हो रखी है, समाज की भी कंडीशनिंग हो रखी है। हम जब पितृसत्ता की बात करते हैं तो हम केवल पुरुष पे उंगली उठाते हैं, जबकि कंडीशनिंग सबकी हो रखी है। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले जो है वक्ता आदरणीय पंकज सुवीर जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं उनका थोड़ा सा परिचय करा दूं।
पंकज सुबीर जी का उपन्यास ये वो शहर तो नहीं अकाल में उत्सव, जिन्हें जुर्म में इश्क पे नाज था। वैसे तो वो शिवना प्रकाशन के संपादक हैं ही हैं और शिवना प्रकाशन की पूरी कमान उनके हाथ में है और पत्रकार हैं। उसके अतिरिक्त मैं रचनात्मक परिचय उनका करा रही हूँ। उपन्यास है उनका ये वो शहर तो नहीं अकाल में उत्सव, जिन्हें जुल्म के इश्क पे नाज था। कहानी संग्रह ईस्ट इंडिया कंपनी, कसाब गांधी एट यरवदा, महुआ घटवारिन और अन्य कहानियां, चौपड़े की चुड़ैलें, होली, प्रेम, रिश्ते। गजल संग्रह अभी तुम इश्क में हो, यही तो इश्क है। यात्रा संस्मरण यायावर हैं, आवारा हैं, बंजारे हैं। संपादन नई सदी का कथा समय, 12 चर्चित कहानियां, विमर्श दृष्टि, सुधा ओम ढींगरा का साहित्य विमर्श, नक्काशीदार कैबिनेट। सम्मान कथा युग के अंतर्राष्ट्रीय इंदु शर्मा कथा सम्मान, राजेंद्र यादव हंस कथा सम्मान, भारतीय ज्ञानपीठ नवलेखन पुरस्कार, स्वर्गीय जेसी जोशी शब्द साधक जनप्रिय सम्मान, बागेश्वरी पुरस्कार, वनमाली कथा सम्मान, अभिनव शब्द शिल्पी सम्मान, शैलेश मटियानी चित्रा पुरस्कार, कमलेश सम्मान, स्पंदन कृति सम्मान, आचार्य निरंजन नाथ सम्मान, स्पेनिन डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार स्मृति सम्मान, शांति गया शिखर सम्मान, व्यंग यात्रा सम्मान और सृजन कुंज सम्मान। और इन विशेष है कि ये फिल्म बियावान के कथा पटकथा संवाद गीत लेखन इन्होंने किया है और संपादक हैं विभना विभोम स्वर और शिवना साहित्यिकी के और एक बहुत ही अच्छे रचनाकार हैं क्योंकि इनको पढ़ा हुआ है मैंने और मैं जानती हूँ कि उनकी कहानियां जो हैं अभी कैद पानी पे एक बार हम लोगों ने बात करी भी थी और हर कहानी उनकी खुद इतनी अच्छी। तो एक कथाकार दूसरे कथाकार को किस दृष्टि से देखता है उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय पंकज सुबीर जी। जी नमस्ते वंदना जी, शुक्रिया इतने अच्छे से परिचय देने के लिए। और थोड़ा सा मेरे सामने अब बस दुविधा यह है कि चूंकि अरुण जी ने एक एक कहानी के सारे पक्षों पर, पात्रों पर, विषय पर, शैली पर, शिल्प पर, सब पर बहुत अच्छे से चर्चा विस्तार से के साथ कर ली है। तो अब मैं एक पाठक की हैसियत से जितना इन कहानियों को देख पाया उसके लिए उस पर संक्षिप्त सी चर्चा जरूर करना चाहूंगा। इस कहानी संग्रह की जो 10 कहानियां हैं या जो जो इन कहानियों के पात्र हैं वो पात्र हमारे हमारे दिमाग से बहुत जल्दी ऐसे ही नहीं गायब हो जाते हैं। जब हम इन कहानियों को पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद ये बहुत दिनों तक हमारे साथ चलते रहते हैं। और जैसे रज्जू मिस्त्री एक कहानी है, मैं उस कहानी के बाद ऐसा हुआ कि मैं जब कहीं से निकल कर जा रहा होता हूँ और किसी भवन निर्माण में किसी मजदूर स्त्री को काम करते हुए देखता हूँ और कहीं कहीं देखता हूँ कि वो मजदूर स्त्री उसके साथ साथ कहीं कहीं वह काम भी कर रही जो मिस्त्री वाला काम होता है। तो अचानक मेरे दिमाग में रज्जू मिस्त्री कौंध जाती है और जैसे ही रज्जू मिस्त्री मेरे दिमाग में कौंधती है तो मुझे फिर उस स्त्री को देखकर लगता है कि इसके पीछे की क्या कहानी होगी, इसकी कहानी कब कोई प्रज्ञा आएंगी और इसकी कहानी को भी उठाएंगी। तो ये एक नई दृष्टि प्रज्ञा की कहानियों को पढ़ने के बाद हमें मिलती है कि हम, चूंकि वो सारे जो पात्र हैं जो प्रज्ञा की कहानियों में आते हैं वो सारे पात्र आम जिंदगी से उठाए जाते हैं और वो ऐसे पात्र होते हैं जिन पात्रों की शायद किसी ने चर्चा नहीं की होगी कभी, उनको कहानी का प्रधान पात्र बनाने का कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। प्रज्ञा जिंदगी से टहलते हुए उन पात्रों को उठाती हैं और अपनी कहानियों में उनको जगह दे देती हैं। तो इससे जब पाठक उन कहानियों को पढ़ता है और उस कहानियों को पढ़ने के बाद वो जीवन में लौटता है तो उसे वो सारे पात्र हमारी जिंदगी में ही घूमते हुए टहलते हुए मिलते हैं और ऐसे में उसको अचानक पाठक को वो पात्र वहां से याद आते हैं जहां से प्रज्ञा ने उनको उठाया है। इन कहानियों के हटकर एक कहानी जो प्रज्ञा की बहुत चर्चित हुई थी, मन्नत टेलर्स, उस कहानी का जो मुख्य पात्र है उस पात्र को के जैसे कई सारे पात्र मुझे भोपाल से, जब आप पुराने भोपाल की गलियों से होकर गुजरते हैं तो बहुत सारे मन्नत टेलर्स वहां पर दिखाई देते हैं। तो ये कहानीकार की बड़ी सफलता होती है कि जब उसकी कोई कहानी पढ़ ली जाए और उस कहानी को पढ़ने के बाद जब उसका पाठक कहीं से होकर गुजरे और कोई पात्र ऐसा नजर आए जो उस कहानी के पात्र जैसा हो तो वो अचानक ठिठक जाए
वो उस पात्र को देखकर रुक जाए और सोचने लगे कि इसकी क्या कहानी है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर 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 किसी की कोई ना कोई कहानी होती है, लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि इसकी भी कोई कहानी होगी। वो सब्जी वाला, वो ठेले वाला, वो पान वाला, उन सब की अपनी अपनी कहानियां हैं। चूंकि उनकी कहानियां कभी लिखी नहीं गई, इसलिए हम कभी नहीं सोचते कि इसकी भी कोई कहानी हो सकती है। अब जैसे किसी मिस्त्री महिला की कहानी कभी नहीं लिखी गई, कभी सोचा नहीं गया कि इसके पीछे भी कोई कहानी होगी। और रज्जो मिस्त्री कहानी बड़ी कहानी है, बड़ी पेज संख्या में बड़ी नहीं है, वो विस्तार में बहुत बड़ी कहानी है। और उसकी कहानी में जब हम उतरते हैं, रज्जो मिस्त्री की कहानी में उतरते हैं, तो उसका संघर्ष और उसके संघर्ष के साथ साथ हम ये देखते हैं कि उसके सामने आ रही चुनौतियां, जिन चुनौतियों से वो हारती नहीं है, जिन चुनौतियों से वो लगातार मुठभेड़ करती रहती है, और अंत में वो उसकी विजय होती है। जो बात अरुण जी ने बहुत अच्छे से कही, वो बात मुझे भी हमेशा से वो बात प्रज्ञा की कहानियों में दिखाई देती है कि प्रज्ञा की कहानियों में पुरुष हमेशा खलनायक नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात है। एक पुरुष होने के नाते ये बात नहीं कह रहा हूं, बल्कि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम हमेशा एक्सट्रीम पर चले जाते हैं कि हम या तो हम बिल्कुल नायक बना देते हैं या फिर खलनायक बना देते हैं। हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि जिन पात्रों को हम उठा रहे हैं वो पात्र माइथोलॉजी के कैरेक्टर्स नहीं है, वो यथार्थ के कैरेक्टर हैं। इसलिए उनमें राम या रावण ही ढूंढे जाए, ये बिल्कुल भी गलत बात है। आपको बीच में ढूंढना पड़ेगा, आपको इंसानों के बीच तलाश करनी पड़ेगी। लेकिन हमारा जो माइंडसेट है, जो हमारा दिमाग जिस तरह से तय किया गया है पहले से कि आप राम को बनाइए या रावण को बनाइए और उनका द्वंद्व दिखाइए, जबकि हमारे जीवन में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये दोनों तत्व होते हैं। वो उनके अंदर थोड़ा सा नेगेटिव शेड भी होता है, थोड़ा सा पॉजिटिव भी होता है, और उन सबसे मिलकर हम सब बने हैं। तो इसी रज्जो मिस्त्री में जो रज्जो का पति है, उसको जब देखते हैं तो हमें ये बात एहसास होती है कि ये जो संघर्ष है, इस संघर्ष में रज्जो अकेली नहीं है, उसका साथी भी उसके साथ खड़ा है और वो साथी भी उसका साथ दे रहा है। तो ये कुछ नई चीजें हैं जो प्रज्ञा की कहानियों में दिखती हैं। और मैंने अपने कमेंट में भी कहीं इस संग्रह पर लिखा था, और आज उस बात को अरुण जी ने भी बहुत मजबूती के साथ कहा है कि इन कहानियों में जो स्त्री विमर्श है, वो असल में वही स्त्री विमर्श है जिस स्त्री विमर्श की आवश्यकता है। और ये वही स्त्री विमर्श है जिस स्त्री विमर्श की कहानियों को लिखे जाने की आवश्यकता पिछले 10-20-25 सालों से लगातार बनी हुई थी। लेकिन इसको दुर्भाग्यवश कहें या क्या कहा जाए कि देह को स्त्री विमर्श मान लिया गया और सारी कहानियां उसी के आसपास रची गई। ये कहानियां बिल्कुल नए तरीके से स्त्री विमर्श की बातें करती हैं। ये वो उस एक मजदूर की कहानी उठाती हैं, उस ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली रूपल की कहानी उठाती हैं, और उन छोटी छोटी कहानियों को उठाकर और उनके साथ चलती हैं। वो दिखाती हैं कि जो रानी है, वो रानी उपेक्षित है और उस सारी उपेक्षा के दंश को सह रही है और उसके साथ जी रही है, मृत्यु हो जाने तक जी रही है, और उसकी पूरी कहानी रेशे रेशे उधड़ती हुई चली जाती है और हमारे सामने आती चली जाती है। मुझे लगता है ये सच्चा स्त्री विमर्श है कि आपने एक पात्र को उठाया और उस पात्र को उठाने के बाद आपने उस पात्र को, जैसे हम किसी स्वेटर को उधेड़ते हैं, वैसे हमने उसकी जिंदगी को रेशा रेशा उधेड़ना शुरू किया और बताना शुरू किया गया हमारे पाठकों को कि इस पात्र की जिंदगी में क्या चल रहा था। ये बातें लोगों तक पहुंचनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका दीर्घकालिक परिणाम ये होता है कि जब हम अपने जीवन में ऐसा कोई पात्र देखते हैं, रानी जैसा कोई पात्र हमारे जीवन में जब दिखाई देता है, या संजू जैसा पात्र जब हमारे जीवन में दिखाई देता है, तो हम उसके प्रति अतिरिक्त रूप से संवेदनशील होने लग जाते हैं। वो कंडीशनिंग हमारी प्रज्ञा की कहानियों ने कर दी है, और उसके कारण हम
जब हमारे जीवन में ऐसा कोई पात्र आता है तो हम संवेदनशील हो जाते हैं उनके प्रति, और जब हम उनके प्रति संवेदनशील हो जाते हैं तो फिर हम उनकी स्थिति को थोड़ा और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। एक कहानीकार क्यों लिखता है कहानी, एक रचनाकार क्यों लिखता है? वो बदलाव के लिए तो लिख रहा है, वो इसीलिए तो इशारे कर रहा है कि यहाँ बदलाव की जरूरत है। आप अगर इस कहानी को पढ़ रहे हैं तो आपके जीवन में अगर कहीं कोई रानी जैसी स्त्री आए तो उसके जीवन को बदलने की कोशिश करें। और कोई कहानीकार न सम्मानों के लिए लिखता है न पुरस्कारों के लिए लिखता है। उसका सबसे बड़ा सम्मान और पुरस्कार तो वही होता है कि उसकी किसी कहानी को पढ़कर किसी पात्र के जीवन की जो गलत घटनाएं हैं, जो गलत सिलसिले हैं, वो बदल जाए। तो ये अतिरिक्त संवेदनशीलता जो है, ये हमें प्रज्ञा की कहानियां हमें देती हैं, हमें अंदर से ये नम करती हैं। ये कहानियां हमें अंदर से थोड़ा और इंसान बना देती हैं, क्योंकि जब तक हम और ज्यादा इंसान नहीं बन जाएंगे अंदर से, तब तक हम उन पात्रों के प्रति संवेदनशील नहीं हो पाएंगे जिन पात्रों की तरफ प्रज्ञा इशारा कर रही है कि यहाँ बहुत सी रानियां हैं, यहाँ बहुत सी संजू ऐसी हैं जिनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। एक कहानी रूपल में जो इमेज कहानी है, उसमें रूपल का जो पात्र है, उस पात्र को जिस कुशलता के साथ प्रज्ञा ने गढ़ा है, उसको देखकर मुझे बहुत आनंद आया। आनंद इस उसमें कि जो बात मैं भी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, हम सब कहीं बीच में दौड़ रहे हैं, हमारे अंदर सब कुछ है। तो वो रूपल एक बार की ऐसा लगता है कि उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं और वो महत्वाकांक्षाओं के कारण ये कर रही है। तो लेकिन जब वही काम कोई पुरुष करता है तो हम उसे महत्वाकांक्षा, अति महत्वाकांक्षी नहीं कहेंगे। हम स्त्री को बहुत आसानी से हमारा दिमाग में जो चीजें पूर्व निर्धारित हैं उससे हम बहुत जल्दी उससे कह देंगे कि ये बहुत महत्वाकांक्षी स्त्री है। लेकिन प्रज्ञा ने उसे इतना कुशलता से बनाया है, इतनी कुशलता से गढ़ा है कि वो अंत में हारती है और हार कर फिर लौटती है। बहुत सारी चीजें हैं जिनसे वो होकर गुजरती है और उनसे होकर गुजरने के बाद वो फिर वापस जिंदगी में लौटती है। ये बहुत बड़ी बात है। प्रज्ञा ने उस रूपल के पात्र को खलनायिका जैसा हो जाने से अपनी कलम के द्वारा रोक दिया है। इसी कहानी को कोई दूसरा लिखता तो वो रूपल को इतना नेगेटिव शेड्स में इतना ज्यादा बता दिया जाता कि रूपल के प्रति पाठक का कोई लगाव नहीं आता, कोई संवेदनशीलता उसके प्रति नहीं आती। लेकिन प्रज्ञा ने बहुत कुशलता से उस पात्र को गढ़ा है। तो ये कहानियां, जैसा मैं कहीं एक बार कहा था कि मुझे प्रेमचंद इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि उन्होंने किसी राम की या किसी कृष्ण की कहानी ना लिखकर उन्होंने होरी और घीसू को पात्र बनाया और उस सिलसिले को तोड़ा कि केवल राजा महाराजा या माइथोलॉजी के जो पात्र हैं वही कथा नायक होंगे। इस सिलसिले को प्रेमचंद आकर तोड़ते हैं और प्रज्ञा उस सिलसिले को लेकर और आगे चलते हैं। आगे इसलिए चलती हैं क्योंकि वो अब स्त्रियों की उस दुनिया में प्रवेश करती हैं, जिस स्त्रियों की दुनिया में कई सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनका जीवन भी होरी के जैसा है, घीसू के जैसा है। बहुत सारी ऐसी निम्न मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय जो परिवार हैं, उसकी कई सारी ऐसी महिलाएं जिनके पास अपनी कहानियां हैं और उन कहानियों को कहे जाने की जरूरत है, उन कहानियों को सुने जाने की जरूरत है। तो प्रज्ञा सबसे बड़ा काम यही करती हैं कि वो उस दुनिया से पात्र को उठाकर लाती हैं। ये जो कहानी संग्रह रज्जू मिस्त्री है, इस कहानी संग्रह को हम केवल एक कहानी संग्रह कहकर नहीं कह सकते कि ये केवल एक कहानी संग्रह है। असल में ये उस दुनिया की एक झांकी है। अलग अलग स्त्रियों के माध्यम से एक झांकी प्रस्तुत की है कि ये स्त्रियों की दुनिया है जिसके बारे में बहुत दावे किए जा रहे हैं कि बदल दी गई है और स्त्रियों के दुनिया में चांद सितारे आ गए हैं और स्त्रियों की बहुत जो दशा थी वो बहुत बेहतर कर दी गई है। उन सारे दावों के सामने प्रज्ञा अपनी ये कहानियां लिखकर रख देती हैं कि आपके सारे दावे तो बहुत सच हैं हुजूर, लेकिन इन कहानियों पर भी देख लीजिए, इन कहानियों में जो पात्र हैं उनकी तरफ भी देख लीजिए, ये आपकी दुनिया से ही आते हैं, उसी दुनिया से आते हैं जिस दुनिया को आप चांद सितारों से सजा देने की बात करते हैं, उसी दुनिया से आप आते हैं जिस दुनिया के लिए आप कह रहे हैं कि स्त्रियों की दुनिया तो हमने पूरी बदल दी है। तो ये कहानी संग्रह असल में एक ऐसा आईना है जिसको
दुनिया बदलने का दावा करने वाले लोग शायद देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये आईना सच लेकर आता है, ये आईना सच्चाई लेकर आता है। और जो भी दावा करने वाले लोग हैं वो सच्चाई देखना पसंद नहीं करते हैं। इन कहानियों की एक और विशेषता, जो इन स्त्री पात्रों की जो एक और विशेषता है, वो ये है कि प्रज्ञा ने इन सारे स्त्री पात्रों को अपनी कहानी में लाने से पहले इनका मेकअप नहीं किया है। ये मेकअप में एक शब्द किसी संदर्भ में उपयोग कर रहा हूं। मेकअप का मतलब यह है कि इनको जस का तस उठाकर अपनी कहानी में रख दिया है। इनके संवादों पर वो अतिरिक्त शैली या शिल्प का मेकअप नहीं लगाया है कि वो हमें एलियन लगने लग जाए। वो पात्र जैसे अपने जीवन में बात करते हैं वैसे ही वो प्रज्ञा की कहानियों में बात करते हैं। उनके मुंह से कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कहलवाई गई हैं। जो जिस मेकअप का मैं बात करता हूं कि वो शैली का, शिल्प का, और ऐसा इतना मेकअप करके आप उस पात्र को कहानी में उतार दें कि वो पात्र उस कहानी का लगे ही ना। ऐसा लगे कि ये जो रज्जो मिस्त्री है ये कम से कम इस पृथ्वी की रज्जो मिस्त्री तो नहीं है, मंगल ग्रह से आई हुई रज्जो मिस्त्री हो तो ठीक है। ये बात प्रज्ञा की कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो पात्र झूठे नहीं लगते। उन पात्रों ने कोई भी ऐसा आवरण नहीं ओढ़ा हुआ है जिसके कारण हमको ऐसा लगे कि ये पात्र कहीं और के हैं। जैसे एक कहानी बतकुच्चन में छोटी और जिज्जी के बीच की बातें हैं। उन बातों के द्वारा बहुत सारे संदर्भ खोलने का प्रयास किया गया है। बहुत ऐसा जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपको एक सरल एक रेखीय कहानी लगती है कि वो एक शादी में जाने की चर्चा, उसको लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन आपको उन संवादों के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। और उन संवादों में प्रवेश करने के बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि जिन बातों का जिक्र उनकी संवादों में बार बार जिन चीजों का जिक्र आ रहा है वो जिक्र उन बातों के द्वारा कहां तक पहुंचता है। तो बतकुच्चन जैसी कहानियां हमें थोड़ा सा स्त्रियों की दुनिया के बारे में और जानने का मौका देती हैं। और उस कहानी का अंत जो है, जहां पर आकर बात ये होती है कि शादी में तो चलना पड़ेगा, ये मुझे लगता है इससे बेहतर अंत इस कहानी का कुछ और नहीं हो सकता था, क्योंकि ये दो स्त्रियों की कहानियां हैं। और स्त्रियों के पास क्षमा हमेशा अतिरिक्त मात्रा में होती है। वो हर गलती के लिए क्षमा कर देती हैं और हर भूल के लिए वो माफी देकर फिर जिंदगी को आगे बढ़ा देती हैं। बतकुच्चन में सब कुछ है, सारी शिकायतें हैं और सब विवाद हैं, सब कुछ है, लेकिन अंत उस क्षमा के साथ होता है और पात्र कहानी से बाहर निकल जाते हैं। ये अंत इस कहानी को बहुत बड़ा बना देता है। प्रज्ञा की इन सारी कहानियों को जब आप पढ़ेंगे तो इन सारी कहानियों में आपको जो पात्र नजर आएंगे, जैसा अरुण जी ने भी कहा कि वो सारे पात्र विविध रंगी हैं। वो सारे पात्र किसी स्त्रियों की दुनिया से तो आ रहे हैं, लेकिन स्त्रियों की दुनिया के अलग अलग टापुओं से आ रहे हैं। स्त्रियों की दुनिया छोटे छोटे टापुओं में बटी हुई है। हर टापू पर कैद स्त्री थोड़ा अलग तरह की है और वो एक दूसरे टापू पर कैद स्त्री से बिल्कुल भिन्न है। इस कहानी संग्रह में जो सारी स्त्रियां हैं वो सारी स्त्रियां अलग अलग टापुओं से कैद, जहां वो कैद हैं वहां से अपनी आवाज को लेकर आ रही हैं और वो आवाज वो प्रज्ञा के माध्यम से पाठकों तक पहुंचा रही हैं और वो आवाज बराबर पहुंच रही है। और ये जो विविध वर्णी जो स्त्रियां इस कहानी संग्रह में दिखाई जाती हैं, इन सबको मिलाकर हम एक पूरा का पूरा संसार देखते हैं कि ये है पूरा संसार, कि यहाँ संजू है, यहाँ माया है, यहाँ खुशबू है, यहाँ रावी है, यहाँ रानी है, यहाँ मीनू है, यहाँ रज्जो है, यहाँ रूपल है, और ये सब मिलकर उस पूरे दुनिया के प्रतिनिधित्व के रूप में यहाँ पर आई हैं और बता रही है कि देखिए ये हमारी दुनिया है। और इस दुनिया के बारे में दावे करने वाले आप सब लोग देखिए कि हम अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। बहुत बड़ा कोई परिवर्तन वहां दिखाई नहीं देता है। जैसे मौसमों की करवट एक कहानी है और एक कहानी है फ्रेम। एक रावी है, एक संजू है, और इन दोनों की कहानी देखने में एक सी लगती है, लेकिन बहुत अलग अलग तरह की कहानियां हैं। और इनसे हटकर एक वो कहानी पाप, तर्क और प्रायश्चित, जहां पर आखिर में
मीनू को साध्वी हो जाना पड़ता है। इन सब कहानियों को पढ़ते हुए आपको ऐसा नहीं लगता कि हम सब लोग जो हम बहुत दावे करते हैं कि हम बहुत प्रगतिशील हो गए हैं, हमने समाज को बहुत प्रगतिशील कर दिया है और हम अब पहले जैसे नहीं रहे हैं, हम उस क्रूरता से बाहर आ गए हैं कि जब हम पत्नी को पति के साथ सती कर देते थे। असल में हमने सती करने का तरीका बदल दिया है। हम बहुत चालाक लोग हैं, हम पितृसत्ता के लोग बहुत चालाक लोग हैं। हमने जब देखा कि सती होने का वो तरीका अब जो है वो उस पर रोक लग गई है, तो हमने स्त्री को जीवन रहते ही सती करना शुरू कर दिया। ये साध्वी बनाना क्या है? पाप तर्क और प्रायश्चित में मीनू का जो अंत हो रहा है, वो अंत है क्या? आप जीते जी उसे जिंदा ही तो जला रहे हैं। आप उसके साथ वही तो कर रहे हैं जो 100 साल पहले होता था। ये प्रश्न है, ये सारी कहानियां एक प्रश्न है जो हमारे सामने स्त्रियों के रूप में खड़े हुए हैं। हमें जवाब देना पड़ेगा। ये कहानियां हमसे जो सवाल पूछ रही हैं, उन कहानियों का हमें जवाब देना पड़ेगा। और निश्चित रूप से हमारे पास अभी इसके उत्तर नहीं है। और जब सारी कहानियों के उत्तर, इन कहानियों की नायिकाओं के उत्तर के प्रश्नों के अगर उत्तर मिल जाएंगे तो हमारी दुनिया बहुत बेहतर हो जाएगी। लेकिन अभी तो इन कहानियों में जो नायिका जो अपने अपने प्रश्नों के साथ खड़ी है, उनका कोई उत्तर किसी के पास नहीं है। और ये एक कहानीकार की सफलता है कि वो उस दुनिया से ऐसे प्रश्नों को निकाल कर लाया है। कहानीकार उत्तर की तलाश में नहीं जाता, कहानीकार प्रश्नों की तलाश में जाता है कि कहां किसके पास ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर उसके पास नहीं है या उसके उत्तर उसे नहीं दिए गए। उन प्रश्नों को तरीके से और सलीके से प्रस्तुत करना ही कहानी होती है। और प्रज्ञा ऐसे सारे प्रश्नों को ढूंढ ढूंढ कर लाई है, क्योंकि वो उन अंधेरी गुफाओं में भी गई हैं जहां सीलन भरी एक अंधेरी गुफा में जहां स्त्री किसी कैदी की तरह बैठकर अपना जीवन काट रही है, वहां जाने का साहस प्रज्ञा ने किया है और उस पात्र को हाथ पकड़कर उस अंधेरी गुफा से बाहर लाने की कोशिश की है और उसको सूर्य की रोशनी दिखाने की कोशिश की है कि ये यहाँ सूर्य जैसी कोई चीज भी उगती है। ये सब इस कहानीकार का साहस है जो उन सारी कंदराओं में जाकर उन सारी कहानियों को लेकर आता है। और निश्चित रूप से ये सारे पात्र ऐसे पात्र हैं जो हमारे दिमाग में बचे रहते हैं। ये सारे पात्र हमारे साथ उलझे रहते हैं, ये हमें बेचैन करते हैं और ये जब तक हमारे साथ चलते हैं तब तक हमें हमेशा बेचैन किए हुए रहते हैं। और एक कहानीकार की बहुत बड़ी सफलता यह भी होती है कि उसके पात्रों की बेचैनी उसके पाठक के अंदर उतर जाए। और रज्जू की बेचैनी हम अपने अंदर महसूस करते हैं, संजू की बेचैनी हम अपने अंदर महसूस करते हैं, मीनू की बेचैनी और उसकी छटपटाहट को हम अपने अंदर महसूस करते हैं। तो ये कहानीकार की बड़ी सफलता है। ये सारी कहानियां उस छटपटाहट की, उस बेचैनी की कहानी है जिस पर शायद इससे पहले इस तरीके से लिखा नहीं गया था। ये बिल्कुल नए तरीके की कहानियां हैं, इन्हें पढ़ा जाना चाहिए, इन पर चर्चा होनी चाहिए और इन पर इन कहानियों में जो प्रश्न उठाए गए हैं उन प्रश्नों पर बात होनी चाहिए, उन प्रश्नों के उत्तर तलाशने चाहिए और उनके उत्तर वहां तक पहुंचाने चाहिए जहां इन प्रश्नों के उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है। तब शायद प्रज्ञा का ये जो मेहनत से किया गया काम है इसको हम सफल मानेंगे। ये कहानी संग्रह रज्जो मिस्त्री, इसको जरूर पढ़िए और इन स्त्रियों को जानने की कोशिश कीजिए जो बहुत दिनों से कोशिश कर रही हैं कि एक दुनिया उन्हें भी जाने। बहुत बधाई प्रज्ञा जी को और वंदना जी को बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का अवसर दिया। इस कहानी संग्रह को जरूर पढ़िए, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। शुक्रिया। बहुत अच्छा आपने कहानियों के बारे में विस्तार से बोला और सही कहा कि कहानियां प्रश्न खड़े कर रही हैं और उत्तर हमको खोजने हैं, हमारे समाज को इनके उत्तर खोजने हैं। जैसा कि आपने कहा और जो है पहले भी आदरणीय अरुण होता जी ने भी कहा, पाप तर्क और प्रायश्चित एक ऐसी कहानी है जहाँ जबरदस्ती एक लड़की के सारे सपने, जो अच्छा डांस कर लेती है, जो पढ़ाई में भी अच्छी, सारे सपने खत्म करके जब उसको साध्वी बना दिया जाता है तो मतलब स्त्रियों को इस तरह की जो दंड मिलते हैं जिसमें समाज उनकी महानता देखता है कि वो साध्वी बन गई, वो महान है, उनको घर से दंड मिला। और मुझे याद आती थी मैं कॉन्वेंट में पढ़ी हुई हूँ तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसको भी
नन बना दिया गया था ऐसे ही छोटी उम्र में। तो हम लोग उससे पूछते थे, क्या तुम्हारा मन नहीं करता अच्छे कपड़े पहनने का, क्या तुम्हारा मन नहीं करता? तो वो कहती नहीं, हमारे यहाँ जो है वो कुछ मनौती मानी थी, वो पूरी हो गई, इसलिए मुझे नन बना दिया गया। तो ये जो चाहे कोई भी धर्म हो, जिस भी धर्म में भी हो, लेकिन जब ये लड़कियों को इस तरीके से सौंप देते हैं धर्म के नाम पर, उनके अभिभावक जो है, उनके माता पिता ही उनके दुश्मन बन के खड़े हो जाते हैं, इसके खिलाफ आवाज उठाती है कहानी। बहुत ही अच्छी कहानी है। जहाँ तक इमेज कहानी की बात है, तो इमेज कहानी में मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए क्योंकि वो एक समाधान दे रही। समाधान किस तरीके से? समाधान मेरे विचार से वो इस तरीके से दे रही है कि वो एक स्त्री को बताती है कि एक स्त्री स्वावलंबी है, उसके अंदर हुनर है, वो अपने दम पे खड़ी हुई स्त्री है, और वो उसकी काफी प्रशंसा करते हुए आगे बढ़ती है कहानी। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो थोड़ा हार रही होती है, थोड़ा कहीं उसको नुकसान हो रहा है, तो वो एक, जैसे कहते हैं ना, सफलता में कभी कभी इंसान, या विफलता में भी इंसान एक ऐसे सहारे को ढूंढने लगता है जब वो गलत रास्ते पे चल देता है। और ये ऐसा बहुत सारी स्त्रियां कर जाती हैं, पुरुष भी कर जाते हैं, लेकिन स्त्रियों पे बहुत ज्यादा बड़ा ठप्पा लगता है। अगर हम इसको स्त्री दृष्टिकोण से देखें, तो वो एक विधायक के पार्टियों में जाने लगती है, और एक संस्था भी जो खोलती है, वो केवल नकली संस्था खोलती है। लेकिन जब वो खुद फिर से वापस आकर के अपना काम, जो उसका बाल काटने का या पार्लर चलाने का उसका काम है, उसको फिर से जब वो साधती है, तो वो कहती है, अब मैं अपनी इमेज नहीं बिगड़ने दूंगी। इमेज स्त्री की उसके अपने स्वावलंबन में है, उसके अपने हुनर में है, उसके अपने काम में है, उसको शॉर्टकट नहीं ढूंढने चाहिए। ये कहानी एक बड़ा मैसेज दे रही है कि स्त्री जब शॉर्टकट ढूंढने लगती, तो इमेज बिगड़ती है, उसका स्वावलंबन बिगड़ता है, उसका स्वाभिमान, सब कुछ बिगड़ जाता है। इमेज उसकी वही है जहाँ वो अपने स्वावलंबन को, अपने स्वाभिमान को बचाए रखती है। रही बात बदकुच्चन कहानी की, तो बदकुच्चन कहानी जो है, वो मैंने प्रज्ञा जी से भी कहा था कि वो बिल्कुल लगता है कि बहनों का संवाद है। और इस कहानी की खूबसूरती ये है, स्त्री के कोमल भावनाओं की खूबसूरती मुझे लगी इस कहानी में, कि एक स्त्री को भले ही गॉसिप करने वाली है ये कहा जाए, वो जरा सी बात पे उसको दुख लगता है, क्योंकि वो करती है दूसरों के लिए, और उसको दुख लगता है कि मुझे नहीं बुलाया गया। उस बात पे वो दोनों बहनें दुखी हैं और ना जाने का फैसला करती, लेकिन जरा से किसी का दुख देख के पिघल भी जाती है, और तुरंत शादी के लिए जाने के लिए, और अच्छे कपड़े और जो भी उनको पहनना है उसके लिए वो तैयारी करने लगती है। यानी इतना जो स्त्री जीवन है, वो इन छोटी छोटी भावनाओं में कितना प्रभावित होता है, और स्त्री भावुक होती है। इस कहानी में रिश्तों को कितना सहेज के रखना चाहती हूँ, भले ही उसे बुरा लगा, लेकिन वो रिश्तों को सहेज के रखना चाहती है। आज भी स्त्री रिश्तों को सहेज के ही रखना चाहती है। हाँ, कुछ स्त्रियां जरूर रूपल की तरह गलत रास्ते पकड़ रही होंगी, लेकिन ज्यादातर आम स्त्री रिश्तों को सहेज के रखना चाहती है। इसी चीज को वो, मतलब किसी भी पात्र को नकारात्मक ना करने की जो उनकी पहल है प्रज्ञा जी की। और वास्तविक जिंदगी में कोई पात्र बिल्कुल निगेटिव नहीं होता, कुछ होते हैं, उन कहानियों की बाद में बात करेंगे, पूरी तरह नकारात्मक नहीं होता। वो कहानी उनकी उलझी यादों के को, और वो जो है लापता हो जाते हैं। लेकिन वही बच्चे कितना पीड़ित होते हैं, कितनी मुश्किल से ढूंढते हैं उन पिता को, ढूंढने के लिए कितना उनका जीवन एकदम रुक जाता है जब उनके पिता नहीं मिल रहे। तो दोनों ही तस्वीर के दोनों पहलू दिखाती। एक पहलू ये है कि वो चूंकि जिंदगी में आगे बढ़ गए, उनके पास समय नहीं है पिता के लिए, और वो करियर की दौड़ में दौड़ा दिए गए, चाहे समाज के द्वारा, चाहे खुद के अपने सपनों द्वारा। लेकिन जब वो पिता उनको नहीं दिखाई देते हैं, तब वो उनको ढूंढने में और उनको याद करने में जो उनकी मार्मिकता है कहानी की, वो सारी रेशम जहाँ उलझते हैं यादों के, वो वहीं पर है जब वो बच्चे हर समय चाहते हैं कि उनके पिता उनको दिख जाएं, मिल जाएं, और उनका जीवन रुक जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे इस कहानी में लगी। इसके अलावा जो कहानी, जो मुझे लगा कि ये दो कहानियां एक साथ ली जाए, इन पे बात की जा सकती है। एक तो है तस्वीर का सच, और दूसरी मौसम की करवट। तो मौसम की करवट कहानी में जो संजू है, संजू का जो पात्र है, और जो रानी दीदी का पात्र है, वो, उनका वर्ग अलग अलग है, लेकिन उनका दुख एक जैसा है। दोनों उसी दुख को झेल रही हैं जो पितृसत्ता ने उनको दिए हैं, यहाँ पर उनके पति ने दिए हैं, और यहाँ पर जो है उनके मायके का दरवाजा बंद हो जाता है।
इसके पहले भी उन्होंने कई जगह कहा है कि स्त्री के सारे दुख उसे अकेला करके दिए जाते हैं, कटघरा बना के दिए जाते हैं, उसको उसको कोई हाथ उसके साथ ना आ जाए इस तरीके से दिए जाते हैं। तो मायके के दरवाजा बंद होते ही दोनों स्त्रियां पीड़ित होती हैं। यहाँ रानी दीदी की जो बात है, जब वो मतलब अपनी बेटी को अपनी चाची को सौंपती हैं, तो मुझे प्रेमचंद जी की निर्मला याद आ जाती है, जब वो कहते हैं कि इसको कुपात्र को मत ब्याहना, भले ही कुंवारी छोड़ देना। वो भाव इसमें उपज रहा है कि वो अपनी बेटी को सौंपती हैं, तो वो उस समय लिखी गई थी और आज भी स्त्री की वही स्थिति है कि उसकी विवाह उसके जीवन में इतना महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि मायके वाले दरवाजा बंद कर देते हैं। मायके वाले उसके अगर विवाहित जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसके विवाहित जीवन में कोई तकलीफ आ रही है, तो अगर मायके का दरवाजा बंद हो जाएगा तो स्त्री के पास केवल एक ही रास्ता होता है, या तो वो उस चीज को सहन करे रानी दीदी की तरह, या संजू की तरह। और रानी दी की मुस्कुराहट भी उनकी तस्वीर के जो है वो में बाद में निकल के आती है कहानी में, कि वो मुस्कुराती रहती हैं, घर के काम करती रहती हैं, फिर हर चीज करती रहती हैं और खुश दिखती हैं। लेकिन उनकी मुस्कुराहट, असली मुस्कुराहट उनकी तब होती है जब वो उस पति के ढोंग पे एक व्यंग के रूप में मुस्कुराती हैं। पति तो ढोंग कर रहा है, उनके सारे सपने मार दिए गए, उनकी सारी खुशियां छीन ली गई। वो काढ़ती रही अपने सपनों के इंद्रधनुषी रंगों को, वो उकेरती रही जगह जगह अपनी कला को, लेकिन उनको उड़ने नहीं दिया गया, उनको कला को प्रदर्शित नहीं करने दिया गया। और वो तस्वीर जो है, जब वो तस्वीर बन जाती है, तो वही पति जो उनके दुख का कारण है, वो नाटक कर रहा है सबके बीच में बैठ करके। एक मुझे इसी विषय में एक कहानी याद आती है, एक बहुत कहानी नहीं, जीवन का सच है। एक बहुत शक्की पति था, तो जब वो लेकिन वो अपनी पत्नी को कैद करके रखता था और हर जगह शक करता था। जब वो नहीं रहा तो उसकी पत्नी रोने लगी कि अब तो मैं जाऊंगी तो लोग बातें बनाएंगे। तो उन्होंने कहा, तो जो काम अभी तक तुम्हारा पति कर रहा था वो अब लोग करेंगे, क्योंकि जो जो समाज है वो स्त्री विरोधी तो है ही है, कि स्त्री के विषय में बातें बनाता है। तो संजू की जो तस्वीर का सच है और संजू का जो दर्द है, वो निर्मला के दर्द से मुझे कम नहीं लगता है, क्योंकि इतना समय हो गया उस कहानी को लेके, स्त्री इतना आगे बढ़ गई, लेकिन अभी भी रानी दीदी जैसी स्त्रियां हैं जिनके मायके के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, और विवाह ही उनके लिए एक अंतिम वो रह जाता है। ना तो उन्हें शिक्षा दी गई, ना ही उनको मायके आने का अधिकार दिया गया, तो उनके पास घुटन और बेचैनी के अतिरिक्त और क्या है। यही कहानी मीनू की भी है, मौसम की करवट में संजू की भी यही कहानी है, क्योंकि संजू भी यही सारी त्रासदी झेलती है। और लेकिन बस उसका पति जब खत्म हो जाता है, तब उस पर आरोप लग जाता है आत्महत्या उसके ऊपर आरोप लगा जाता है कि इसने इसको हत्या कर दी। तब वो एक निखर के आती है, और उसका एक डायलॉग जो उन्होंने लास्ट में लिखा है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैं जरूर उसके बारे में कहना चाहूंगी। सभी रास्ते बंद कर देने वाली निराशा की चट्टान को संघर्ष की धार पल पल काटती छीलती रहती है, पर दुनिया को न कोई चट्टान दिखाई देती है, न उससे जूझते इंसान। जीवन की अंतहीन सी लगती लंबी काली कठोर सड़क पर चलती संजू के पांव तले की धरती तेज धूप में पूरी तरह झुलस चुकी होती है, और उसकी परत झुर्रियों से पटी पड़ी थी। तो ये जो मतलब सकारात्मक अंत के बाद भी, कहानी के सकारात्मक अंत के बाद भी कहीं ना कहीं वो दर्द, वो विडंबना, वो उसकी टकराहट समाज भूल जाता है, पर एक स्त्री भूल नहीं पाती है। इसी तरह से जो कहानी रज्जो मिस्त्री है, वो एक, जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं कि कोई भी अब मिस्त्री दिखाई देती है तो सबसे पहले रज्जो का ध्यान आता है, और उसको देख करके रज्जो शब्द दिमाग में आता है। मेरे घर के सामने मकान बन रहा है, मेरे उनको देखती हूँ तो मुझे रज्जो शब्द याद आने लगता है। रज्जो मिस्त्री एक बहुत बड़े फलक की कहानी है, और वो एक स्त्री के सपनों की कहानी है, और ये बताती है कि जो ये हम लोग ज्यादातर स्त्री विमर्श की जब बात करते हैं, स्त्री के सपनों की बात करते हैं, तो हम पढ़ी लिखी स्त्री के सपनों की बात करते हैं, लेकिन एक निम्न मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग की स्त्री के क्या सपने हो सकते हैं, उसके सपने भी मध्यम वर्ग की स्त्री से या उच्च मध्यम वर्ग की स्त्री से जुदा नहीं होते हैं, पर उसके राह में भी वही बाधाएं हैं। और वो बाधाएं जब वो दिखाया जाता है कहानी में, कि वो बाधाएं एक तो बच्चा जब उसके हो जाता है तब आती हैं रास्ते में, जो हर स्त्री के जीवन में आती हैं, और इसके अलावा वहां भी पितृसत्ता है कि जब ये काम औरतें नहीं कर सकती। साहू इस कहानी
ठेकेदार जब कहता है कि उसका भाई जिसको नहीं आता है, जिसको नॉलेज नहीं है कि छत कैसे डलती है, लेंटर कैसे पड़ता है, वो उसको नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी कहा उसी को काम मिलता है और रज्जो को काम नहीं मिलता है। लेकिन फाइनली जब अंत सकारात्मक होता है इस कहानी का और वो रज्जो काम करती है, तो उसके साथ हम सब स्त्रियों के चेहरे खिल जाते हैं, क्योंकि रज्जो को वो काम करने को मिला जो जिसका वो सपने देख रही थी। इस तरह से ठेकेदार भी कहता है कि तू तो बेलदारी का काम कर, तू क्यों लेकर के तू क्या मतलब छत बनाएगी, तू ये करेगी। तो ये एक सोच हर स्त्री के प्रति जो सपने देखती है, जो कुछ करना चाहती है, जो एक दीवार बनाने से पहले उसको एक दीवार तोड़नी भी पड़ती है। रज्जो मिस्त्री भी एक दीवार तोड़ती है, जिस वो सोच की दीवार है कि स्त्रियां ये काम नहीं कर सकती, जबकि मौका मिले तो स्त्री हर काम कर सकती है। और कहानी में वही स्त्री जो एक समय वो काम करने से रोकी जाती है बच्चों की वजह से, उसी की वजह से उसके काम की वजह से ही उसका परिवार आगे पल पाएगा। और एक बहुत ही सकारात्मक अंत इस कहानी का है जो बहुत ही अच्छा लगा। इसके अलावा जो कहानी धर्मार्क वाली कहानी, लास्ट कहानी है कि एक मिनट, धर्मार्क अपनी धर्मशाला, ये कहानी जो है वो एक झूठ को का पर्दा उजागर करती है कि हम लोग जो धर्म कर्म की जो बातें करते हैं वो कितना झूठ है। एक लड़की जो शोषण का शिकार इस तरीके से भी हो रही है कि जो मेहनत से काम कर रही है, उसी को वो पूरी तनख्वाह नहीं देना चाहते। जब उसने एक्स्ट्रा काम भी किया तब भी वो जो है सूती सलवार दे देते हैं, सलवार कुर्ता उसको सूती दे देते हैं और उसको ज्यादा पैसे नहीं देते कि ये इतना पैसा क्यों करे, क्या करेगी। और वही लोग जब वो मतलब उसको हटा देते हैं ये सोच के कि अब तो उनके बच्चे को जरूरत नहीं है, तो उसको हटाते हैं, तो ऐसे भी हटा देते हैं, उस पर इल्जाम लगा के हटाते हैं। उस पर इल्जाम ये लगाते हैं कि तुम्हारा धर्म दूसरा था, उन्होंने तो हमारा धर्म रख लिया। और इस तरह से एक स्त्री ही स्त्री का शोषण कर रही है, मतलब पुरुष तो कर ही रहा है। एक परिवार ऐसा जो समाज की सोच है कामगार वर्ग के प्रति या धर्म के प्रति, उस कहानी को उजागर करती है। तो प्रज्ञा जी की जो कोई भी कहानी हो, प्रज्ञा जी की हर कहानी कहीं ना कहीं एक संदेश देती है, कहीं ना कहीं ये बात बताती है कि उनकी कहानियां जो है एक नए समाज की स्थापना की कल्पना करती हैं और बहुत सारे प्रश्न खड़े करती हैं, जिन प्रश्नों से हमें निपटना है, हमें जूझना है और उनके उत्तर तलाशने हैं। तो सभी कहानियां एक से बढ़कर एक हैं और मुझे लगता है हर किसी को ये संग्रह जरूर पढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ प्रज्ञा जी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और आप लोग भी रज्जो मिस्त्री जो लोग ने नहीं पढ़ी है वो पढ़ें जरूर। और मैं प्रज्ञा जी से चाहूंगी कि वो थोड़ा सा अंश पढ़ करके सुनाएं। आदरणीय अरुण होता जी, आदरणीय पंकज जी, आदरणीय वंदना जी और इस मंच से जुड़े आप सभी आदरणीय लेखक जन, पाठक जन, सभी को मेरा नमस्कार। मैं इस समय तमाम जो गोष्ठियों में रही हूँ, लेकिन कभी उस तरह से भावुक नहीं हुई हूँ। लेकिन आज आप सबकी जो प्रतिक्रिया मिली है, इस संग्रह पर आपने इतने विस्तार से चर्चा की है, मुझे लग रहा है कि एक दशक की अपनी यात्रा में कुछ सार्थक कर पाई हूँ। इसका बहुत बड़ा संतोष मुझे मिला है, बहुत बड़ा संतोष है। और मैं ये कहूंगी कि आज के जो तीनों वक्ता हैं, अरुण जी मेरी तकसीम कहानी को पर उन्होंने तब लिखा था, वो मुझे जानते भी नहीं थे। भेंट उनसे मेरी बहुत बाद में हुई। पंकज जी का पहला फोन पाप तर्क और प्रायश्चित कहानी पर आया था 2015 में, और मैसेज आया पहले, फिर फोन आया। मैं पंकज जी को पढ़ती रही थी, लेकिन पंकज जी से भेंट नहीं हुई थी। तो और वंदना जी ने भी लगातार मेरी कहानियों को पढ़ा। तो मेरा जो रचनात्मक परिवार है वो आप सब हैं। और आज मुझे बैठे बैठे जब आप सबको सुन रही थी, तो बस मुझे याद आया, मेरे पिता ने मुझे दो किताबें भेंट की थी, औरत होने की सजा और औरत के हक में। और ये कहा था कि ये तुम्हारे जीवन भर ये तुम्हारी आंखें खोले रखेंगी, ऐसी किताबें। और भले ही मुझे
इन किरदारों को रचने में कहीं किसी किताब की शरण में नहीं जाना पड़ा। और मेरा ज्यादा बोलना अपने कहानियों की वकालत करना न समझा जाए। और मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, उन लोगों का भी जो लगातार जिन्होंने रज्जो मिस्त्री को पढ़ा, और वो भले ही आज इस मंच पर नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया मुझे लगातार भेजते जा रहे हैं। अरुण जी और पंकज जी और वंदना जी ने इस किताब का जो खैर मकदम किया है, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। एक छोटा सा अंश पढ़ रही हूँ, हालांकि समय बहुत ज्यादा हो गया है। आप कहें वंदना जी तो छोड़ा भी जा सकता है। नहीं, पढ़ लीजिए, अच्छा, पढ़ लीजिए छोटा सा एक अंश मैं पढ़ रही हूँ। कहानी पर आप सभी ने बात की है। मेरे से कह देती तू दीवार उठाने को, अनाड़ी मिस्त्री को बेकार बुला बैठी। दांत पीसती मैना को देखकर हंसते हुए रज्जो फुसफुसाई, अब तू तो रहने ही दे, जिसका काम उसी को साजे। एक ही पल में मैना गुस्से और खीज में बोल पड़ी। रज्जो की हंसी के खिलखिलाते सूरज को ग्रहण लग गया। उसने मैना को एकटक देखा, जैसे पूछ रही हो, तुझे तो सब पता है मैना, फिर भी ऐसी कड़वी बात। उसे याद आया कितने अपनेपन से मैना ने एक दिन उससे कहा था, तू जब भी काम पर जाए पीछे से बच्चों की चिंता न करना। चेहरे पर सोच और मन में दुख लिए फिर भी रज्जो ने गिरी हुई ईंटों को तसले में भरकर बाहर लगवाने में मैना और जुल्मी की मदद की। बाहर लगे नल पर रेत सीमेंट सने पैरों को धोती हुई रज्जो को अचानक बहुत साल बाद बापू के पैर याद आए। पिंडलियों से गोरे उसके पैर के पंजे मिस्त्री का काम करते हुए हमेशा फटे और काले रहते। सीधी धूप हवा लगने से भोगानंद के पैर दुरंगे हो चले थे। घुटने के नीचे पंजे और तलवे की एक मोटी रेखा ही सफेद दिखाई देती थी। हर रात रज्जो बड़े प्रेम से उसके पैरों पर कड़वा तेल लगाती और सुबह बापू के साथ काम पर चल देती। गांव पिसावा में बिताए वो दिन रज्जो को क्या भूल सकते हैं। भोगानंद के काम में हाथ बटाते, कभी मसाला बनाना, कभी ईंट ढोना, कभी दीवार की तुड़ाई, तो कभी छत की ढलाई। बड़ी होते होते रज्जो सब काम सीखती जा रही थी। चिनाई और प्लस्तर का बढ़िया मसाला तो उसके जैसा बनाने वाले कम ही थे। 3-1 का मसाला ऐसा जबरदस्त बनाती कि सीमेंट और रेत का अनुपात एकदम सही बैठता। भोगानंद उसकी पीठ ठोक देता। बापू की याद ने रज्जो के चेहरे के मायूस रंग को धुंधला कर दिया। तू यहाँ खड़ी है अब तक, घर नहीं गई? चल के घर देख, रोटी पानी कर, बच्चे कब से भूखे बैठे होंगे। मुरारी की तेज आवाज ने पीछे से आकर रज्जो को यादों के झरोखे से बाहर निकाला। एक सपने से जागी रज्जो ने पीछे पलटकर मुरारी को देखा और फिर मशीनी चाल से सीधी घर पहुंच गई। अज्जू और रिंकी खेल में मगन थे, घर के बिखरेपन को समेटने, रात का खाना बनाने और 2 छोटे बच्चों की बातों फरमाइशों को सुलझाने में शाम कब रात में ढल गई रज्जो को पता न चला। बच्चों और रज्जो ने खाना खा लिया था। मुरारी घड़ी भर को घर आया, बच्चों को दुलराया, फिर नहा धोकर बाहर निकल गया। ये उसका रोज का नियम है। दिहाड़ी के बाद थकन उतारने के लिए दोस्तों के संग हलवागिरी और कभी कभार दारूबाजी की लत उसे जाने कब पड़ गई। खाना खाकर दिन भर घर बाहर खटती रज्जो जरा लेटी कि सामने के आले में रखे मुरारी के साहुल पर उसकी नजर गई। लंबी डोरी से बंधा साहुल, जिसे मुरारी आते ही आले के सामान में रख देता था। सारे मिस्त्री अपने औजारों के संग साहुल छोड़ आते थे, पर मुरारी हर रोज उसे संग ले आता। उसकी यह आदत रज्जो को निराली लगती रही। साहुल को एकटक निहारती रज्जो फिर अपने अतीत में खो गई। यह साहुल तेरे लिए नहीं बना है, तू मोटे काम संभाल। तू क्या जाने नाप जोख, मलबा उठा और ईंटें ढो, ये हिसाब का काम तेरे बस का ना है। साल भर छोटे भाई नरेश ने जब रज्जो के हाथ में दीवार नापने का साहुल देख ऐसी जली कटी सुनाई, तो रज्जो ने ठान लिया था या तो वो नहीं या साहुल नहीं। रज्जो जानती थी जैसे डॉक्टर के लिए आला जरूरी है, वैसे ही राजमिस्त्री के लिए साहुल। ये कला नहीं सीख पाएगी तो जीवन भर बेलदारी ही करती रह जाएगी। उसे तो अपने बापू भोगानंद जैसा नंबर 1 का मिस्त्री बनना था, बड़ा मिस्त्री। बस नरेश के कहने से एक जिद उसके शरीर में ऐसी तन गई कि फिर उसे किसी करवट चैन न पड़ा, जैसे साहुल का निचला नुकीला सिरा उसके मन पर गड़ा जा रहा हो और उसके पूरे शरीर को लहूलुहान किए दे रहा हो। भोगानंद की मदद से उसने जल्दी ही साहुल को साध लिया। फिर क्या था, दीवार कोई सी भी क्यों ना हो, साहुल की डोरी का सिरा रज्जो के आत्मविश्वासी हाथों में सुहाने लगा।
डोरी के नीचे का नुकीला सिरा मानो अब रज्जू के लिए वही लट्टू हो गया जिसे बचपन में लड़कों के संग खेलती वह जमीन से बड़ी आसानी से उठाकर हथेली पर सजा लेती। लट्टू देर तक उसकी हथेली पर नाचता तो साथ के कई लड़के हैरानी से देखकर जल मरते। साहुल से नाप जोख करके वह दीवार की सिधाई में माहिर हो चली। जब पहली बार उसने अकेले दीवार उठा दी तो भोगानंद ने अपने बेटे को झिड़कते हुए सुनाया, नरेश सीख ले रज्जो से, दीवार की सिधाई किसे कहते हैं। साहुल से नाप कर भी तेरी दीवार टेढ़ी ही बनती है, वो तो प्लस्तर है जो तेरी कमी पर पर्दा डाल देता है। भोगानंद की डांट और बहन से तुलना की बात सुनकर भी नरेश के कान पर जूं न रेंगती, पर रज्जो दांत फाड़कर हंस पड़ती। भोगानंद को बेटी की हंसी अपने जीवन का उजाला लगती थी। रज्जो दीवार बनाने तक नहीं रुकी। पिता के साथ काम पर जाते हुए उसने दूसरी मंजिल उठाने के लिए कॉलम डालना, छत के लिए बीम बनाना, लेंटर और शटरिंग का काम भी जिद करके सीख लिया। जब भोगानंद के साथ छत के सरिये बांधती तो लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते, कुछ तारीफ करते तो कुछ रज्जो की औकात बताते। है तो आखिर लड़की जात, सेटरिंग के काम सुहाते हैं भला। भोगा को चाहिए नरेश को काम सिखाए, आखिर लड़की को पराए घर ही जाना। औरतें रज्जों की माँ को समझाती, देख देख की कुछ ऊंच नीच हो गई तो कल को इसका ब्याह बाल बच्चे, बाकी तू खुद समझदार है। देवकी के भीतर के डर जाग कर बेचैन हो जाते और वह रज्जो के घर में घुसते ही उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाती। पिता का खुला दिल ना होता तो रज्जो के पांव में कब की बेड़ियां डल चुकी होती। रज्जो के बाहर निकलते कदमों ने घर की माली हालत को भी चमका दिया था। 3 लोगों की पक्की टीम थी भोगानंद के पास, इसलिए खाने पीने के आराम से लेकर घर आंगन भी निखरा निखरा दिखता। अब कमाने वाले एक नहीं 2.5 हाथ हो गए थे। घर को आज तलक नरेश की पूरी दिहाड़ी कभी नहीं मिली थी। घर से सुख का छाजन भोगानंद की अचानक मौत से छिन गया। असहाय जीवन की जिम्मेदारियों में देवकी को कुछ नहीं सूझ रहा था। एक तरफ भविष्य में रज्जो की शादी की चिंता तो दूसरी तरफ नरेश का बाप की लगाम से एकदम छूट जाना उसकी परेशानी बढ़ा रहा था। इधर गांव में भोगानंद को मिलने वाले बड़े काम अब नरेश और रज्जो को मिलने बंद हो गए। वैसे भी छोटे कारीगरों के लिए बहुत अधिक काम वहां थे ही कहां। फिर रज्जो की काबिलियत जानते हुए भी लोग उसे काम न देते। नरेश को छोटा मोटा काम मिल भी जाता तो उससे घर चला पाना मुश्किल था। रज्जो दिन भर सोचती, हाथ पर हाथ धरे यूं बैठे रहने से कहीं सीखे हुए काम भी ना भूल बैठे। साहुल उसकी हथेलियों के नीचे कसमसाता, अरे सो गई क्या। बाहर से लौटे मुरारी के शब्दों ने रज्जो की यादों के सिलसिले को रोक दिया। इससे पहले कि रज्जो उठती मुरारी फिर बोला, रहने दे, उठ मत, खाना मैं खुद ले लूंगा। शराब से तृप्त होकर कई बार मुरारी दुनिया का सबसे निराला इंसान बन जाता था, शहद से मीठा। रज्जो फिर से अतीत की गलियों में खो गई। जब मुरारी उसकी बगल में सो गया, रज्जो जाग रही थी, नींद उससे कोसों दूर थी। उसे बार बार मैना की बात याद आ रही थी, जिसका काम उसी को साजे। पर मैना अकेली थी क्या रज्जो से ऐसी बात कहने वाली। उसे याद आया बापू के मरने के बाद तंगी के दिनों में मनरेगा योजना उत्तर प्रदेश के उसके गांव के पास भुजाका में शुरू हो गई थी। तालाब की खुदाई, सड़क बनाना, ग्राम पंचायत, ब्लॉक ऑफिस की नई इमारत उठाने और अनेक कामों के लिए दिहाड़ी पर मिस्त्री बेलदारों को काम मिलना शुरू हो गया था। रज्जो का मन खुशी से चहका कि इसका हिस्सा बनकर उसके हुनर का लोहा कुछ दिन में लगी जंग की परत को छील उखाड़ कर झाड़ देगा। नरेश के साथ रज्जो भी 4 किलोमीटर दूर भुजाका के लिए रोज निकलती। बाद में पिसावा में भी ये योजना शुरू हो गई। दिन भर इंडुरी सिर पर टिकाए उस पर तसला धरे रज्जो कभी रेत ढोती, कभी मसाला, तो कभी भारी ईंटों को ढोकर साइट पर पहुंचाती। अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी से करती और नरेश के काम भी संभाल देती। काम भूल गया क्या नरेश, सरिये के तार एक सी दूरी पर नहीं बांधेगा तो बीम न ठहरेगी, छत कैसे टिकेगी। एक बार सरिये को 6 इंच की दूरी पर बांधा है तो अगली बार भी 6 ही लेना, बड़ा घटा नहीं, हट परे, मैं बांध देती हूँ। जल्दबाजी में काम को अंजाम देता नरेश बहन को आंखें तरेर कर देखता, पर खून का घूंट पीकर रह जाता। नानुकुर करने के बाद रज्जो के इसरार और मदद से नरेश को पहले से बांधे सरियों के तार खोलने और दोबारा बांधने पड़ते। मिस्त्री के सबक रज्जो ने कायदे से पढ़े थे। शटरिंग के उस्ताद भोगानंद का हुनर रज्जो में पूरा उतरकर अब निखरने लगा था। उसे न सिर्फ सरिये बांधना आता था, बल्कि छत का वजन टिकाने के लिए किस नाप की बीम डलेगी इसकी जानकारी भी उसे थी। दीवार उठाते हुए, मसाले को ईंटों पर धरकर जब पक्का करते हुए
करनी ईंट पर मारती तो ईंट उसकी गुलाम बनकर सही जगह ले लेती। रज्जो के हाथ में गजब की सफाई और फुर्ती थी, लेकिन करनी की ठक ठक नरेश के कलेजे में कील बनकर ठुकती। कुछ दिनों तक उमगी रहने वाली रज्जो धीरे धीरे मुरझाने लगी। मिस्त्री के काम की बारीकी जानकर भी रज्जो को बेलदारी के काम ही मिला करते और इधर निखट्टू नरेश को लगातार मिस्त्री के काम। नरेश जब रज्जो को ऐंठ कर देखता तो रज्जो का कलेजा चाक हो जाता। कितने तूफान उसके कलेजे में उठते, भंवर उठाते और रज्जो उनमें घिरती चली जाती। हद तो उस दिन हो गई जिस दिन रज्जो लंच टाइम में नरेश के हिस्से के शटरिंग के काम पूरा कर रही थी कि अचानक ठेकेदार प्रकट हो गया। ये क्या कर रही है तू? जानती है शटरिंग का काम है, ईंट ढोने और मसाला बनाने का नहीं। ये काम सीखना है तो चल पहले ट्रेनिंग लेकर आ। यहाँ ट्रेनिंग का काम नहीं होता। बैठे ठाले हमारा सामान और टाइम खराब कर रही है। ठेकेदार चिल्लाया। ये काम मुझे अच्छी तरह आता है चाचा, रज्जू ने आत्मविश्वास से बेहिचक कहा। अच्छा, अभी बेलदार से मिस्त्री का काम आ गया, कल को तो तू ठेकेदार बनकर मेरे ही सिर पर सवार हो जाएगी। ठेकेदार चीखा। रज्जू हैरानी से उसे देखती रह गई। काम पर बने रहने और पैसे की जरूरत के चलते ठेकेदार को धीमे स्वर में सफाई देने लगी। मैं जानती हूँ मिस्त्री का काम मेरे बापू ने। चल चल, बड़ी आई काम वाली, यहाँ तुझे बेलदारी के लिए रखा गया है। जी चुराती है कामचोर कहीं की। रज्जो के नरम स्वर से ठेकेदार की आवाज और तेज हो गई। चाचा, कामचोरी न कभी की है न करूंगी, रज्जो ने कांपते शब्दों में खुद को दी गई गाली का जवाब दिया। तो तू ठेकेदार नहीं लग रही है यहाँ की? खबरदार, जो फिर कभी सरिये करने को हाथ लगाया, सर पर तसला उठा और चुपचाप माल ढो। जिस काम की कही जाए बस वही कर। औरत है, मर्द के पीछे रह। मर्द होने की कोशिश में न मर्द बन पाएगी और औरत होने से भी जाएगी। शुक्रिया। बहुत अच्छा अंश आपने पढ़ा और उम्मीद है सबको पसंद आया होगा, सभी मित्रों को। और अब हम लोग कार्यक्रम को इसको समाप्त करते हैं। एक बार फिर से आपको बधाई और शुभकामनाएं, और अगला कहानी संग्रह आपका जल्दी आए उसके लिए भी। और आदरणीय अरुण होता जी को का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने इतने सुंदर तरीके से कहानियों को खोला और हम लोगों की भी कथा दृष्टि विकसित हुई उससे। और पंकज सुबीर जी का भी बहुत आभार, जिन्होंने इतना अच्छा संग्रह प्रकाशित किया और कहानियों पे भी इतनी अच्छे से बात रखी। और प्रज्ञा जी, आपको बहुत बहुत स्नेह और शुभकामनाएं कि आपने इतना अच्छा अंश पढ़ा और इतना अच्छा संग्रह हम पाठकों को दिया है। तो इसी के साथ नहीं कार्यक्रम को वंदना जी। जी, एक बात कि हाँ, न केवल आपने सुंदर संचालन किया, बल्कि आपने कहानियों को एकदम मन से पढ़ा है, मतलब सबसे बड़ी बात है। तो हम लोगों को थोड़ा भ्रम रहता है कि हम आलोचक हैं, समीक्षक हैं, अमुक हैं, तमुक हैं, लेकिन मैं हमेशा मानता हूं अपने को, और आपने भी उसे आज प्रमाणित किया, कि कहानियों को एकदम जी भर कर और मन से इतनी अच्छी तरह से आपने पढ़ा है और उसकी बहुत अच्छी समीक्षा आपने तैयार की, और दो भूमिकाओं में आप ने महत्वपूर्ण काम किया, इसलिए आपको भी बधाई। शुक्रिया आपका। सभी का शुक्रिया। ओके। सभी मित्रों का भी शुक्रिया, जिन्होंने इतनी देर तक कार्यक्रम में बने रहे और निरंतर अपने कमेंट्स द्वारा हम लोगों को उत्साहित करते रहे। तो इस सभी के आभार के साथ इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करें। धन्यवाद।